everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा क्लाइमेट. क्लाइमेट चैप्टर को पूरा पढ़ने वाले हैं. बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट फॉर दिस चैप्टर. क्लाइमेट चैप्टर अपने आप में इतना प्यारा चैप्टर और इतना सारा बताने वाला चैप्टर है कि इस चैप्टर को शायद हम 10 घंटे तक पढ़ते रहें. बट दी ऑब्जेक्टिव इज कि इस एक वीडियो के थ्रू आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाए कि क्या क्या आने वाला है. लेटेस्ट एनसीईआरटी के करेक्शन के हिसाब से जो चीजें एलिमिनेट हो गई उनको हम भी एलिमिनेट कर देंगे. प्लस हर वो चीज जो आ रही है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी, कि रिवीजन में भी काम हो जाए, जिसमें कुछ नहीं पढ़ा उसको पूरा सब कुछ समझ में भी आ जाए. कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, हर टॉपिक पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताऊंगा. कुल मिला के क्लाइमेट की चिंताएं इस वीडियो के बाद में आपकी खत्म होने वाली है. लेट अस स्टार्ट नाउ. तो क्लाइमेट चैप्टर जो है ना, उसको थोड़ा सा आपको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा. मतलब अभी तक जितना आपने 9th में ज्योग्राफी पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा. तो अभी तक जितना ज्योग्राफी पढ़ा उससे कनेक्ट करो. कैसे कनेक्ट करना है देखो, अभी तक जितना ज्योग्राफी पढ़ा उस हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो आपका जो चैप्टर 1 आपने पढ़ के आए थे, चैप्टर 1 किस बारे में था? तो चैप्टर 1 को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर 1 में आपने पूरा इंडिया का, ठीक है, इंडिया का साइज एंड लोकेशन वाली चीज देखी थी. इंडिया का साइज एंड लोकेशन वाला पार्ट, साइज एंड लोकेशन वाला पार्ट जो हमारा चैप्टर 1 था. तो इसमें हमें इंडियन कंटेक्स्ट में समझ में आ गया था कि हाँ, इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है, कहां से कहां तक इंडिया है, कैसा है, वो सारी चीजें. चैप्टर 2 जब हमने पढ़ा तो चैप्टर 2 में हमने क्या देखा? चैप्टर 2 में बेसिकली हमने फिजिकल फीचर्स के बारे में समझा. फिजिकल फीचर्स को हमने देखा. तो उसमें हमने देखा माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, आइलैंड्स है, कोस्टल एरिया है, डेजर्ट है. तो ये सारा सब कुछ हमने फिजिकल फीचर्स को समझा. और चैप्टर 3 जो देखा, तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक डॉट्स कनेक्ट करवा रहा हूं कि चैप्टर 3 जो देखा उसमें आपने ड्रेनेज पढ़ा. ड्रेनेज. तो अब यहां जैसे अगर आप देखोगे तो ये सारा सब कुछ देखने के बाद में आपको क्या चीज समझ में कि इंडिया में क्या क्या पहाड़ वगैरह, ठीक है, प्लेन एरिया, पहाड़ और प्लेटू रीजन और कोस्टल ट्रैक्स, आइलैंड्स, डेजर्ट, ये सब कुछ है. अब इस पूरे इंडिया में जब ये सारे फिजिकल फीचर्स है तो यहां पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा, मतलब पानी की व्यवस्था क्या है. तो सारी नदियां जो है, जो पूरी कंट्री को एक तरह से बाउंड करके रखती है, तो वो सारी नदियां पढ़ ली. अब अगर आप देखोगे ना तो इंडिया का फिजिकल फीचर और इंडिया का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है. और इंडिया के क्लाइमेट के कारण इन पूरे फिजिकल फीचर और ड्रेनेज सिस्टम का कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे आज आप देख रहे हैं कि ये फिजिकल फीचर जो है इंडिया के, जो इंडिया की नदियां हैं उनमें उनके सिंक्रोनाइजेशन की अगर बात करें तो वो कैसे, अब इंडिया के क्लाइमेट से जैसे आप देखोगे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. तो उससे क्या होता है, बारिश होती तो वो नदियों में, वो तालाबों में, ठीक है, वो माउंटेन पे ग्लेशियर्स फ्रोज हो जाते हैं, फिर वो बाद में मेल्ट होते हैं तो नदियों को पानी मिलता है. तो पॉइंट क्या है ना कि अभी तक जितना आपने ज्योग्राफी पढ़ा है वो सारा आपस में इंटरकनेक्टेड है. फाइन. और क्लाइमेट कहीं ना कहीं इन, जैसे माउंटेन से, प्लेटू से, जैसे वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट के कारण क्या होता है, इंडियन मॉनसून थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है. फाइन. तो हर वो चीज जो है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है कि फिजिकल फीचर से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस हो रहा है. क्लाइमेट से बारिश कम ज्यादा होगी, बारिश से नदियां जुड़ी हुई हैं. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर बताऊं मैं आपको तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. अब यहां से अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो हम क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से सारी चीजों को समझने वाले हैं कि इंडियन क्लाइमेट जो है वो कैसे ग्रो करता है. इंडियन क्लाइमेट को समझेंगे, इंडियन क्लाइमेट कैसे इवॉल्व होता है वो समझेंगे. इंडियन क्लाइमेट तो बहाना है, बेसिकली आपको क्लाइमेट के सारे एलिमेंट्स और सारे फैक्टर्स समझाना है. तो क्लाइमेट और वेदर, दो शब्दों के बीच में होती है डिबेट. क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है, ये अब आपको समझना है. क्लाइमेट जो है ना, तो क्लाइमेट किसी भी एक जगह का जलवायु की अगर हम बात करें ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. फाइन. तो इट रेफर्स टू दी सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस. यहां पे एक शब्द निकल के आया वेदर. तो वेदर शब्द को भी अगर जैसे हम देखें तो क्या हो रहा है ना, जैसे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट. अब ये सारे स्टूडेंट को जब एक साथ मिला दोगे, आप बोल दोगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, एक क्लास बन जाएगी. फॉर एग्जांपल क्लास 9th बन गई, 9th बी, ठीक है, तो एक क्लास बन गई. तो वैसे क्या होता है कि वेदर, आज मौसम बड़ा सुहाना है,
आज मौसम बड़ा बेमान है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि वेदर जो है तो वो डेली कंडीशंस है, डेली डे टू डे फिनोमिना होता है, ठीक है। तो वो डे टू डे फिनोमिना का अगर आप सम टोटल कर देते हो, सारे डे टू डे फिनोमिना को अगर जोड़ देते हो एक साथ, ठीक है, तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बड़े क्षेत्र पे एक तरह का आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि रोज के डेली वेदर को मिला के बनता है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपका क्लाइमेट कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम कहते हैं कि सहारा डेजर्ट जो है, तो सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड है, ठीक है, नहीं हॉट एंड ड्राई है, डेजर्ट टाइप ऑफ आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा वहां पे। वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, एक्सट्रीम हॉट है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है, हॉट एंड ड्राई है। तो अब क्या हो रहा है ना कि लार्ज एरिया, सहारा डेजर्ट बहुत बड़ा है, और वहां पे सालों से, लेट्स से फॉर एग्जांपल मोर देन 30 इयर्स वहां पे वैसी ही स्थितियां है। 19-20 होती है कि कभी किसी दिन क्या होता है, हवाएं तेज चल रही होती है, कभी किसी दिन बारिश भी हो जाती है, लेकिन इन जनरल वो हॉट और ड्राई वेदर कंडीशंस रहती है, भीषण गर्मी रहती है, रेगिस्तान बना हुआ है, तो वो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है, वो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अब वही बात करें क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न के जंगल जो है, वहां क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहेगी, तो वहां पे क्या रहता है, रेनी सीजन रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है, हर दिन 4 बजे बारिश हो जाती है शाम में, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत तेज रहती है, तो वो वहां पे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक, लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 सालों से ज्यादा हो गए, मतलब वैसी ही स्थिति बनी रहती है कि बारिश होती है, इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया वो, ठीक है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया। तो क्या हो रहा है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट ये हो गया। वेदर की बात करें तो इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर मतलब, वेदर यानी कि जो डे टू डे इंफ्लुएंस हो रहा है, जैसे आज हम क्या देख रहे हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सेंट्रल इंडिया में रहता हूं, यहां पे क्लाइमेट जो है तो प्लीजेंट क्लाइमेट है, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं इस समय पे। तो अब क्या हो रहा है, लेकिन किसी दिन हवाएं चल रही होती तो बोल दूंगा क्या कि आज का वेदर जो है तो बड़ा स्ट्रॉमी है, कल क्या बोल दूंगा कि आज का वेदर बड़ा प्लीजेंट है क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, धूप भी नहीं है और बहुत ज्यादा कोई ऐसी ठंड भी नहीं है। तो पॉइंट क्या हो रहा है ना, वेदर जो है वो डे टू डे फिनोमिनन हो गया, क्लाइमेट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक जब सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, क्लाइमेट हो जाता है। तो क्लाइमेट और वेदर में आपको यहां पे डिफरेंस समझ में आया कि ये हर दिन बदलने वाली चीज है, और ये हर दिन के वेदर कंडीशंस को मिला के एक प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद में जिस तरह की जलवायु बनती है वो क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे सर क्लाइमेट और वेदर तो हमें समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी कुछ है, तो दोनों में सिमिलैरिटी भी है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। तो देयर आर सम कॉमन एलिमेंट्स, जैसे the elements of weather and climate are same which are temperature, atmosphere। तो वेदर में भी टेम्परेचर को देखते हैं कि आज गर्मी है, आज गर्मी नहीं है, ठीक है, और टेम्परेचर के हिसाब से ही बोलते हैं कि हाँ यहाँ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक सिचुएशन, यहाँ कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेटिक सिचुएशन है, ठीक है। तो वेदर में और क्लाइमेट में दोनों में टेम्परेचर रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कहीं हाई प्रेशर वाला क्लाइमेटिक जोन होता है, कहीं पे लो प्रेशर वाला। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है अभी सब समझ आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, ठीक है, कितना एटमॉस्फेयर में पानी है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कितनी हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है ना, दीज आर सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर में भी वही है, क्लाइमेट में भी वही है, बस वेदर डे टू डे फिनोमिना हो गया, क्लाइमेट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक अगर वो चीज वहां पे देखने को मिलती है, वो वेदर कंडीशंस, तो वो क्लाइमेट बन जाती है, और दोनों के एलिमेंट्स सेम है। और इन्हीं एलिमेंट्स के हिसाब से जैसे देखें हम, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड, इन्हीं एलिमेंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 सीजंस, ठीक है, और इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से देखें तो ईयर जो है, इन एक पूरे साल में हम जो अलग अलग महीने होते हैं तो हम देखते हैं कि साल के कुछ महीने क्या रहते हैं, कुछ महीने साल के बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं तो उन्हें हम समर्स कह लेते हैं, साल के कुछ महीने ठंडे रहते हैं उन्हें विंटर्स कह लेते हैं, साल के कुछ महीनों में बारिश हो रही होती है उसे रेनी सीजन कह लेते हैं। इनके बीच बीच में ट्रांजिशन पीरियड रहते हैं और वो ट्रांजिशन पीरियड पूरे साल के सबसे अच्छे पीरियड रहते हैं, ठीक है। बाकी ब्रॉडली अगर देखोगे तो विंटर्स, समर्स और रेनी सीजन 3 सीजन होते हैं, विंटर्स, समर्स और रेनी सीजन, ये 3 सीजन होते हैं। क्लियर है? तो क्लाइमेट, वेदर, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर विच आर सेम, ठीक है, और
उन सेम एलिमेंट्स के हिसाब से आप 3 डिफरेंट सीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज इट, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एक कदम और। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे नई एनसीईआरटी जो आई है, नई एनसीईआरटी के हिसाब से मॉनसून को उड़ा दिया है, ठीक है। मॉनसून वाला टॉपिक हट गया है चैप्टर से, तो जो चैप्टर में बहुत डायनामिक्स जो थे वो मॉनसून के थे, और मॉनसून को कट शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। मॉनसून को, एलिनो को और बहुत सारा जो पार्ट है वो एलिमिनेट हो गया है। नई एनसीईआरटी देखोगे तो वो नहीं पढ़ना है। अगर वो आपको पढ़ना चाह रहे हो, आपके स्कूल वाले पढ़ा रहे, तो आई हैव ऑलरेडी मेड दी डिटेल वीडियो ऑन दैट, तो आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं। बाकी अभी हम इसमें जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो रहा है ना कि जैसे अगर आप देखोगे तो इन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कहीं हॉट एंड ड्राई है, कहीं हॉट एंड ह्यूमिड है, कहीं कोल्ड है, तो कहीं पोलर क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई है। तो वर्ल्ड को जो है कहीं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो वर्ल्ड को बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब जब वर्ल्ड को बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो सर इंडिया किस क्लाइमेटिक रीजन में आएगा? तो इंडिया में हम क्या बोलते हैं कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब ये मॉनसून वर्ड जो है मौसम वर्ड से डिराइव हुआ है, जो अरब ट्रेडर्स ने डिफाइन किया है, ठीक है। मौसम मतलब क्या है? फ्लो, जैसे आप देखेंगे रिवर्सल ऑफ विंड। तो इंडिया में क्या होता है ना, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ऐसा है कि इंडिया में एक समय पे हवाएं, जैसे अगर ये भारत है तो एक समय पे हवाएं ऐसी चल रही होती है इंडिया में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, देखो हवा का नाम कैसे पता किया जाए, तो हमें एक ये डायरेक्शन वाला ये ब्लॉक बनाना होता है। इसमें जिस डायरेक्शन में हवा की पूंछ आ रही होती है तो वो पूंछ पकड़ना होती है, ठीक है। पूंछ पकड़ लिया तो अब क्या हो जाएगा, आपको ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्टर्न विंड्स इस ब्रैकेट में आ रही तो साउथ वेस्टर्न विंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो साउथ वेस्टर्न विंड्स फ्लो कर रही होती है इंडिया में एक समय पे, और एक समय पे इंडिया में क्या होता है, ऐसी विंड्स फ्लो कर रही होती है। अब ये विंड्स जो आ रही है तो किस ब्लॉक में आ रही है, ये नॉर्थ ईस्टर्न ब्लॉक में आ रही है। तो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स भी ब्लो करती है इंडिया में, ठीक है। साउथ वेस्टर्न विंड्स भी फ्लो करती है इंडिया में। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि मॉनसून का वर्ड, मौसम वर्ड का मतलब ये होता है रिवर्सल ऑफ विंड जो हो रहा है। तो इंडिया में रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम होता है, और इस कारण से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, ठीक है। अब मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया में। तो लेट अस टेक 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब क्या है कि आप किसी भी जगह के क्लाइमेट को अगर जैसे देखोगे तो हमने देखा कि वेदर और क्लाइमेट दोनों में ही कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, विंड हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, फाइन। तो ये सारे एलिमेंट्स है जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहां का क्लाइमेट ऐसा है, यहां का क्लाइमेट ऐसा है। हम जैसे सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट को हम क्या बोल रहे हैं, हॉट एंड ड्राई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसके लिए हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। बारिश नहीं हो रही इसलिए ड्राई टाइप का क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई बोल रहे हैं। वैसे ही हम अमेजोन के क्लाइमेट को क्या बोल रहे हैं, हॉट है लेकिन ह्यूमिड भी है। ह्यूमिड क्यों? क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो उस कारण से नमी बनी हुई है। तो एलिमेंट्स, किसी भी जगह के क्लाइमेट को अगर आपको समझना है तो एलिमेंट्स, 2 कॉमन एलिमेंट तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन रहेंगे ही रहेंगे, कि वहां बारिश कितनी हो रही है, वहां तापमान कितना है, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन कॉमन एलिमेंट्स हैं, और उन्हीं हिसाब से जैसे देखोगे ना तो इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और उस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के होते हुए भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के, या फिर किसी भी टाइप ऑफ क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, तो दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, ठीक है। तो जगह के हिसाब से और सीजन के हिसाब से ये एलिमेंट्स वेरी करते हैं। जगह के हिसाब से और सीजन के हिसाब से ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। कैसे बहुत ज्यादा वेरी करते हैं वो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो समर्स एंड विंटर्स इन राजस्थान, ठीक है, जम्मू एंड तिरुवनंतपुरम। अब आपको समर्स एंड विंटर्स इन राजस्थान, जम्मू एंड तिरुवनंतपुरम का बताता हूं मैं, ठीक है। समर्स एंड विंटर्स मतलब आप टेम्परेचर वाला एलिमेंट लेके चल रहे हैं। तो क्या बताया, जैसे कि समर्स राजस्थान में जो होते हैं, तो राजस्थान में जैसलमेर में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। समर्स में आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया राजस्थान में। लेकिन वही जम्मू कश्मीर भी इंडिया का ही पार्ट है, और इंडिया में जैसे आप देखेंगे तो फालगाम डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर, वहां 22 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, बहुत अच्छा सुहाना मौसम होता है, ठीक है। कहीं भीषण गर्मी है, कहीं गर्मी नहीं है। क्या समझ में आ रहा है कि इन द सेम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट आर वेरिंग, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं एलिमेंट में आपको क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कहीं गर्मी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया, तिरुवनंतपुरम की बात करें तो अब क्या हो रहा है कि विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में जहां पे जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर -20 डिग्री तक चले जाएगा, ठीक है। और वहीं पे आप तिरुवनंतपुरम में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 से 25 के बीच में। मतलब
कि यहाँ सर्दियों में भी एकदम प्लीजेंट मौसम है और यहाँ सर्दियों में क्या होगा, भीषण सर्दी हो गई, हड्डियां जम जाए, इतनी भयंकर सर्दी। तो क्या देखने को मिल रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। सिमिलरली जैसे ये वही हो गया कि समर्स और विंटर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है जगह में, हर जगह का अलग अलग रहता है। इंडिया में डिस्पाइट हैविंग दी सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्या हो रहा है कि सेम क्लाइमेटिक कंडीशन मॉनसून होने के बावजूद भी वेरी क्यों कर रहा है, तो अब आगे समझेंगे हम कि क्या चीजें हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में बोलते हैं कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हर जगह एक जैसा रहेगा, दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो एक एलिमेंट टेम्परेचर है जो हमने देखा कि इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश नहीं है सिर्फ, प्रेसिपिटेशन का मतलब ऊपर से कुछ गिरना। अब वो जो ऊपर से कुछ गिर रहा है तो ऐसा नहीं कि ऊपर से केकड़े गिर रहे हैं, ऊपर से कुछ गिरना मतलब क्या है कि वो स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है प्रेसिपिटेट, वो रेनफॉल के फॉर्म में भी, वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है, वो हेल स्ट्रॉम के फॉर्म में, पत्थर भी मार सकते हैं ऊपर से भगवान होले बना के। तो मल्टीपल फॉर्म में जब ऊपर से बादलों से कह सकते हैं कि किसी भी चीज की वर्षा हो रही है तो वो क्या कहलाता है, वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आप जैसे देखेंगे तो प्रेसिपिटेशन वेरीज, लद्दाख वाले रीजन में प्रेसिपिटेशन में स्नोफॉल होता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है तो वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म पे रेनफॉल रिसीव करता है, पानी रिसीव करता है। अब इसमें वेरिएशन भी कैसा है कि अगर आप देखेंगे तो भाई वेरिएशन जो है तो प्रेसिपिटेशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिक्लाइन होता चले जाता है। जैसे ये हमारा प्यारा देश भारत है, तो आप क्या देखेंगे कि ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और वेस्ट जाते जाते आप देखेंगे राजस्थान में प्रेसिपिटेशन सबसे कम है, रेनफॉल कम है, ठीक है। तो वेरी कर रहा है अमाउंट में भी, क्वांटिटी में भी, और टाइप में भी वेरी करता है कि कहीं स्नोफॉल हो रहा है, कहीं रेनफॉल हो रहा है। क्लियर हुआ। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। अब अगर आगे बढ़े यहां पे तो कोस्टल और इंटीरियर पार्ट में भी वेरिएशन है। कोस्टल पार्ट जो है तो कोस्टल पार्ट पे बारिश खूब होती है, क्यों, क्योंकि कोस्टल पार्ट पे जैसे अगर आप देखेंगे वेस्टर्न घाट वाला पूरा पार्ट है, तो दिस इज द एरिया इन दी वर्ल्ड, ठीक है, पूरे भारत में अगर बात की जाए तो कोस्टल पार्ट वाला जो रीजन है तो वेस्टर्न घाट हो गया, हमारे यहाँ मेघालय हो गए, तो दीज आर द एरियाज व्हिच रिसीव्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अराउंड द वर्ल्ड, फाइन। और वहीं पे आप इंटीरियर पार्ट में चले जाओगे तो उतनी बारिश नहीं होती है। तो पॉइंट बीइंग कि डिस्पाइट हैविंग अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देयर आर वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर व्हिच आर द एलिमेंट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि ऐसा क्यों, ये वेरिएशन क्यों है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट या फिर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कहें तो क्या चीजें, क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्या है वो जिन्हें हम क्लाइमेट कंट्रोल्स कहेंगे कि जिससे क्लाइमेट इंफ्लुएंस होता है किसी भी जगह का। तो अब हम वो एक एक करके समझेंगे, यहां सवाल बनने की गुंजाइश है। वेदर और क्लाइमेट, इन पे क्वेश्चन बनेगा डिफरेंशिएट करने को, डिफाइन करने को, तो बनना चाहिए आपको। उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में क्लाइमेट कंट्रोल्स की अगर बात की जाए तो देखो ये चैप्टर में आपसे ये रहा हूं कि सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। जैसे आप यहां थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े तो तिरुवनंतपुरम पे वेरिएशन कम है, वहीं पे आप देख रहे हैं कि कश्मीर में वेरिएशन बहुत ज्यादा है कि विंटर्स में बहुत माइनस में चले जाता है और समर्स में टेम्परेचर 20 से मतलब -20 से +20 इतना वेरिएशन है। तिरुवनंतपुरम पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। क्यों रहता है, तो आप बोलोगे कि कोस्टल रीजन है, इक्वेटर के पास है, तो वहां पे थ्रू आउट द ईयर सोलर इंसुलेशन सेम रहती है, लैंड बीच सी बीच चलती रहती है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होती रहती है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूं ना कि तिरुवनंतपुरम पे ऐसा क्या है कि वहां का क्लाइमेट अलग, कश्मीर का अलग। तो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, ये जो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। क्लाइमेट किसी भी जगह का मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो मल्टीपल फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो वो मल्टीपल फैक्टर्स जैसे एक आता है पहला लैटिट्यूड, किसी भी जगह का क्लाइमेट डिपेंड करेगा वहां के लैटिट्यूड पे। लैटिट्यूड क्या होता है भाई साहब, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, 2 में भी कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो जैसे अगर आप देखोगे कि ये अर्थ है, इस अर्थ में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। ऊपर चले जाओगे तो 1 2 3 4 करते हुए 90 डिग्री लैटिट्यूड तक पहुंच जाओगे आप। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 डिग्री लैटिट्यूड तक पहुंच जाओगे। तो ये मल्टीपल लैटिट्यूड्स है। अब मल्टीपल लैटिट्यूड्स में होता क्या है कि हमने चैप्टर 1 में 2 में हर जगह पढ़ा कि अर्थ टिल्टेड है, 23 डिग्री पे अर्थ झुका हुआ है, ठीक है, अर्थ टिल्टेड है। तो सोलर इंसुलेशन जो जाती है तो वो सोलर इंसुलेशन क्या है,
एक पॉइंट में नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रहेगी, एक पॉइंट में सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रहेगी। और अर्थ का जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये सेंटर वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री इन साउथ, वो ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा क्या रहेगी, सोलर इंसुलेशन हमेशा स्ट्रेट रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अब आपको समझना है क्या, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कर्वेचर मतलब क्या है, अर्थ का झुकाव, ठीक है, अर्थ जो ऐसा गोलाई में कटा हुआ है अर्थ, ठीक है, 23 डिग्री पे टिल्टेड भी है और साथ ही साथ अर्थ गोल है ना। तो अब इस कर्वेचर के कारण क्या होता है, हायर लैटिट्यूड्स में सोलर इंसुलेशन स्लैंटिंग पहुंचती है, सीधी नहीं पहुंचती, झुकी हुई पहुंचती है। और लोअर लैटिट्यूड्स में सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, मतलब जैसे लोअर लैटिट्यूड से मेरा मतलब ये है कि ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, सोलर इंसुलेशन एकदम डायरेक्ट पहुंचती है और थ्रू आउट द ईयर रहती है। हायर लैटिट्यूड्स में सोलर इंसुलेशन थ्रू आउट द ईयर नहीं रहती और एकदम डायरेक्ट ना पहुंचते हुए स्लैंटिंग होते हुए पहुंचती है। तो अब आपको यह समझना है, ये पॉइंट यहां पे समझ लेना कि पूरे क्लाइमेटिक कंट्रोल में सन इज लाइक अ फादर, ठीक है, सन जो है तो पूरा गेम खेल रहा है, ठीक है। अब सोलर इंसुलेशन जब कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो जहां ज्यादा होगी वहां क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी, हॉट होगी, फाइन। और जहां सोलर इंसुलेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली वहां क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो इसीलिए कंट्रीज लाइक जैसे आप देखोगे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, रशिया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज जो हायर लैटिट्यूड्स पे है तो वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडा। और जो कंट्रीज इक्वेटर वाले लैटिट्यूड पे है, अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लो, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की, साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात कर लो, जैसे ब्राजील वगैरह हो गया, वेनेजुला हो गया, फाइन। तो ये सारी कंट्रीज में क्या रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से क्लाइमेट के एलिमेंट क्या है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। और टेम्परेचर किससे इंफ्लुएंस हो रहा है, लैटिट्यूड से। तो हाउ लैटिट्यूड इज कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, तो प्लेसेस ऑन द लोअर लैटिट्यूड्स receive higher amount of insulation, hence hot climate. Places on the higher latitudes receives less amount of solar insulation. Solar insulation का मतलब होता है सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, वो सारी चीजें। तो अब हायर लैटिट्यूड पे जो प्लेसेस है वहां पे सूर्य का प्रकाश कम जाएगा, तो हेंस कोल्ड क्लाइमेट। समझ में आया ना क्या कहानी है। तो उस तरह से लैटिट्यूड इंफ्लुएंस करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को। दूसरा फैक्टर आता है एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सुना था सर, एल्टीट्यूड ये कहां से आ गया, करण अर्जुन चल रहा है क्या, ठीक है। तो अब यहां एल्टीट्यूड को आपको समझना है बाबू। एल्टीट्यूड क्या है ना कि ये आपने लेटा हुआ लैटिट्यूड पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, ठीक। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा अब जमीन के हिस्से पर अगर आए तो ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पहाड़ का एल्टीट्यूड जो है वो छोटा है और इस पहाड़ का एल्टीट्यूड बड़ा है। एल्टीट्यूड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी सी लेवल, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दी लैंड, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल, क्या हॉरिजॉन्टल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे, ठीक है। तो दी वर्टिकल डिस्टेंस अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम दी लैंड सरफेस इज नोन एज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है, एल्टीट्यूड लैटिट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर हुआ। तो एल्टीट्यूड क्या है, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन वी गो अप। अब आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा, देखो आप जब पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो वहां ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है, ठीक है, तो उसका कारण यह है कि एज वी गो अप इन द सेंस कि लैंड सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, तो एयर मासेस जो रहती है, एयर मासेस ऊपर जो रहती है, तो एयर मासेस कैसी रहती है, कोल्ड एयर मासेस रहती है ऊपर। ऊपर जैसे अगर आप देखोगे तो डेंस एटमॉस्फेयर रहता है, तो द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस, द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस, ठीक है, नीचे डेंस एयर मासेस रहती है एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन वी गो अप। जैसे जो ऊपर जाओगे, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। एल्टीट्यूड का बता रहे हैं, तो जैसे पहाड़ों पे क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो एज वी गो अप द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड हायर लैटिट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दिस इज द रीजन व्हाई हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग द समर्स। तो अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, अच्छे से समझना है, बड़ा मजेदार एग्जांपल है ये। यहां पे जिस अगर आप देखोगे अमृतसर हो गया, अमृतसर के पैरेलल में जैसे देखोगे तो अमृतसर के पैरेलल में यहां पे आपको दिखेगा शिमला, ठीक है। अब अमृतसर में जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो और शिमला की क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों अलग अलग है, जबकि दोनों सेम लैटिट्यूड पे लाए करते हैं। लैटिट्यूड तो लगभग सेम ही है ना, लैटिट्यूड लगभग सेम है। अगर मान लो ये अमृतसर है तो यहीं पे आपको शिमला देखने को मिलेगा, तो लैटिट्यूड तो सेम है। तो
सन के हिसाब से सोलर इंसुलेशन तो सेम पहुंच रही है, सन इज लाइक अ फादर और फादर नेवर डिस्क्रिमिनेट्स, ठीक है, उनके लिए तो दोनों बराबर है। लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है, ड्यू टू द फैक्टर ऑफ एल्टीट्यूड, कि एक जगह जो है अमृतसर का डिस्टेंस फ्रॉम दी सरफेस जो है ना, लैंड से सरफेस बहुत ऊंचा नहीं है, तो अमृतसर की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, और शिमला जो है जिसका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, पहाड़ पे है ना शिमला, इस कारण से शिमला में टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहेगी, अलग रहेगी। तो दिस इज हाउ द एल्टीट्यूड इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड के बाद में आगे बढ़ते हैं किस चीज में, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये दो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हो गए। तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम समझो, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ये भी मैं समझा रहा हूं आपको। हाँ, द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ विंड। एक एक स्टेटमेंट समझेंगे हम। इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न, ठीक है, और क्या लिखा है यहां पे, डायरेक्शन ऑफ द विंड, प्रेशर एंड विंड डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। ये तीनों चीजें मैं समझाता हूं। कहानी सुनेंगे, एक सिंपल कहानी है, बहुत प्यार से कहानी को समझना, ठीक है। कहां से चालू हो रही कहानी देखो। कहानी कुछ ऐसी चालू होती है हमारी कि आपको पता है ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ पे आप जिस देखोगे तो सोर्स ऑफ एनर्जी पता है सिर्फ एक है, वो क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी, सनरेज। सनरेज आ रही है। अब सनरेज जब आ रही है तो यहां पे जैसे आप देखेंगे 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है, और यहां जैसे अगर आप देखोगे तो 23 डिग्री है नॉर्थ, यहां देखोगे 23 डिग्री है साउथ। प्यार से समझना, धीरे से, अच्छे से। अब क्या हो रहा है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन दी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को पकड़ते हैं पहले कि लैटिट्यूड से कैसे प्रेशर और क्या सकते हैं विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है। तो नॉर्मली अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रेशर सिस्टम समझाने की कोशिश करूं ना, तो एक हम वो जो नल की पाइपलाइन होती है ना अपनी घर में, वो नल की पाइपलाइन से समझते हैं कि ऊपर टंकी में पानी है, तो ऊपर टंकी में जो पानी है तो उसने प्रेशर बना के रखा है। अब क्या होगा कि नीचे नल बंद है, जब हम प्रेशर मतलब पानी ने प्रेशर बना के रखा है, नीचे नल बंद है। अब नल जब खोलेंगे तो क्या होगा कि उसको पानी को नल में से निकलने की जगह मिलेगी, और नीचे खाली जगह है तो अगर बाल्टी रखी तो ठीक है, नहीं तो खाली जगह में पानी गिर जाएगा। तो हो क्या रहा है ना कि हमेशा जिधर प्रेशर होता है, तो जिधर ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, जिधर ज्यादा प्रेशर मतलब जिधर हाई प्रेशर है, उधर से चीजें किधर चलती है, जिधर लो प्रेशर होता है, ठीक है। नल के नीचे अगर जैसे नल खोला तो कुछ उसको रोकने वाला नहीं था ना, खाली वैक्यूम मिल गया तो वहां पानी सर बह जाएगा, बाल्टी में गिर जाएगा। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें बहती है, चलती है। अब अगर हम विंड की बात करें, ठीक है, तो विंड की बात करें, जैसे अगर हम तो विंड की बात करें तो सोलर इंसुलेशन आई डायरेक्ट, ठीक है, सोलर इंसुलेशन आई डायरेक्ट, सोलर इंसुलेशन आई डायरेक्ट। अब सबसे ज्यादा सोलर इंसुलेशन कहां आ रही होगी, इक्वेटर पे, 0 डिग्री पे आ रही होगी। अब इक्वेटर पे 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा सोलर इंसुलेशन आ रही है। तो क्या हाई प्रेशर बन रहा है, नहीं, ये लो प्रेशर बन रहा है। सोलर इंसुलेशन आ रही, लो प्रेशर कैसे बनेगा वो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो इसको ऐसे 3D इमेजिन करो, ठीक है, जैसे ये सूरज है, ठीक है, सूरज है, सन इज लाइक फादर। अब अगर आप जैसे देखेंगे तो सोलर इंसुलेशन अगर यहां आ रही है तो सूर्य की गर्मी आई, और यहां जितनी भी एयर मासेस थी, ये सारी एयर मासेस क्या हो जाएंगी, ये सारी एयर मासेस ऊपर उठेंगी। क्यों, क्योंकि हो गई है गर्म। फाइन। अब जब इंसान के अंदर ज्यादा गर्मी रहती तो वो तेज चलता है, ठीक है। तो वही केस क्या है कि हाँ सूरज की जो किरणें आई, तो सूरज की किरणों के आने से क्या होगा कि ये जो एयर मासेस थी ये गर्म हो गई, और ये एयर मासेस गर्म होने के कारण ये ऊपर उठेंगी। जैसे आपने देखोगे ना एयर बलून जो रहते हैं, हॉट एयर बलून्स, तो हॉट एयर बलून्स को वो बलून्स को ऊपर कौन ले जाते हैं, क्योंकि वो एयर मासेस जो उस बलून के अंदर भरी गई है वो हॉट है, ठीक है, और इस कारण से वो क्या करती है, वो ऊपर की तरफ राइज करती है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ राइज करती है, ठीक है। उनके अंदर जो लेटेंट हीट होती है ना, वो लेटेंट हीट उसे ऊपर उठाने की कोशिश करती है, उन एयर मासेस को। तो वही सूरज की किरणों के कारण ये गर्म हो गया। इसको सिंपल ऐसे भी समझ लो, क्या होगा कि अगर ये सूरज 2 मिनट के लिए हमारे गैस का बर्नर बन जाता है, तो नीचे से जब हीट सप्लाई होती है तो आपको क्या देखने को मिलता है कि पानी के बुलबुले ऊपर की तरफ दौड़ लगाते हैं, है ना। तो वो चाय पत्ती जो चाय बनते समय जिस तरह से ऊपर आती है और फिर ऐसे नीचे बैठती है ना, वो कुछ प्रेशर सिस्टम को ही समझाता है। तो जब हीट मिलती है एयर मासेस को, ठीक है, तो हीट मिलने से यहां क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, और यहां की एयर मासेस ऊपर उठेंगी। अब ऊपर उठेंगी तो ऐसा भी नहीं कि ऊपर जाके सूरज से गले मिल जाएगी कि आ गई पापा में, ठीक है। वो एयर मासेस क्या है कि ऊपर जाएंगी, और ऊपर जाने के बाद में एक समय के बाद में हमने क्या देखा कि एज वी मूव अप, क्योंकि सोलर इंसुलेशन क्या है, ग्राउंड लेवल पे है, तो एज वी मूव अप
टेम्परेचर डिक्रीजेस, और वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा तो वो एयर मासेस भी जो है तो उसके अंदर की हीट धीरे धीरे खत्म होते जाएगी और वो एयर मासेस एक पॉइंट पे आके ऊपर आके सैचुरेट हो जाएगी, अब और ऊपर तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो वो एयर मासेस ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर ही चले जाएंगी, तो वो जितना एलिवेट हो सकती है उतना एलिवेट होगी। इसके बाद में क्या होता है ना, इसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे आप समझना कि यहां सोलर इंसुलेशन थी, यहां की एयर मासेस ऊपर उड़ गई है, यहां की एयर मासेस ऊपर उड़ गई है, तो यहां जगह कैसी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है, यहां जगह खाली हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझना, यहां पे पूरा गेम है। यहां जगह खाली हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे वो नल के नीचे जगह खाली है, वैक्यूम है ना, तो पानी वहां पे आराम से सटक जाता है, ठीक। अब यहां पे हाई प्रेशर है, यहां की एयर मासेस को गर्मी नहीं मिली है, ध्यान रखना, यहां की एयर मासेस को गर्मी नहीं मिली है, यहां की एयर मासेस को गर्मी नहीं मिली है। तो जब यहां की एयर मासेस गर्म नहीं हुई है, ऊपर नहीं उठी है, तो वो अब ऐसा भी नहीं कि गड्ढा खोद के जमीन में घुस जाएगी वो एयर मासेस, ठीक है। तो वो एयर मासेस जगह चाह रही है कि उसको जहां वैक्यूम मिले वो उधर सटक जाए, तो यहां से एयर मासेस किधर चलेगी, जहां लो प्रेशर की एयर मासेस ऊपर उठ चुकी है, जहां वैक्यूम बना है, समझ में आया, जहां वैक्यूम बना है। तो मैंने जो बताया ऑलवेज दी वाटर फ्लोज, ऑलवेज दी विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, समझ में आया ना कैसे। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या कर गई, विंड्स चल गई। अब जब आप देख रहे हो कि धरती पे आप खड़े हो आंख बंद करके ऐसे दोनों हाथ खोलकर, आपको हवा लग रही है, मतलब क्या है कि आप लो प्रेशर एरिया में खड़े हो, जहां पे हाई प्रेशर था उधर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चल रही है, ठीक है। अब ये ऊपर जो एयर मास गई थी सर ऊपर ही टंगी हुई है क्या, किधर गई, तो मैं आपको बता रहा हूं, जब हाई प्रेशर से एयर मासेस लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो गई तो ये ऊपर की एयर मासेस नीचे हाई प्रेशर को और बिल्ड करेगी। क्यों, क्योंकि यहां जैसे अगर आप देखोगे यहां क्या हो रहा है, यहां हाई प्रेशर था तो वो एयर मासेस वैक्यूम ढूंढ के लो प्रेशर एरिया में चले गई है, और अब ऊपर की जो एयर मासेस थी वो नीचे, ठंडी हवाएं जो रहती है ना, तो ठंडी हवाएं क्या रहती है, भारी रहती है, ठीक है, तो वो नीचे सेटल होती है, ठीक है। कोल्ड एयर मासेस भारी रहती है, वो नीचे सेटल होती है, तो वो हाई प्रेशर एरिया में जो हाई प्रेशर एरिया की विंड जो लो प्रेशर एरिया पे चले गई है, सरफेस विंड्स, तो वो यहां जो वैक्यूम बनेगा उसको क्या होगा, उसको जैसे आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर की कोल्ड विंड्स सबसीड होगी नीचे, फाइन। तो यहां वैक्यूम बनेगा, और ये जो लो प्रेशर की एयर मासेस ऊपर उठी थी, तो ये ऊपर उठने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, मैंने वही बोला ऊपर जाके सूरज से गले नहीं मिल जाएगी, तो वो डाइवर्ज हो जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से एक साइकिल बनता है, एक साइकिल बनता है, एक एटमॉस्फेरिक साइकिल बनता है, ठीक है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम समझ रहे हैं, तो ये प्रेशर विंड का जो प्रेशर सिस्टम बनता है वो कैसा बनता है कि ऑलवेज विंड्स फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये क्लियर रखना है बस तुम्हें कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। अब इतना समझने के बाद हमें यह समझना है कि पढ़ क्यों रहे हम, तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि द प्रेशर सिस्टम एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। समझ में आया। तो अब जैसे अगर आप देखोगे कि सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट कहां जा रहा है, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे क्या बन गया, लो प्रेशर। इक्वेटर पे लो प्रेशर बना, आप समझना, इक्वेटर पे बना लो प्रेशर, तो यहां की एयर मासेस क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी, उठ गई ऊपर एयर मासेस। अब सोलर इंसुलेशन जो है तो इक्वेटर पे ज्यादा है, तो यहां लो प्रेशर बना है, तो रिलेटिवली यहां क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि यहां उतनी गर्मी नहीं होगी जितनी गर्मी इक्वेटर पे है, ठीक है। तो अब ये एयर मासेस ऊपर उठी थी, क्या होगी, कन्वर्ट, मतलब जैसे अगर देखोगे डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होने के बाद सबसीड होगी, सबसीड होंगी तो ये यहां जो हाई प्रेशर की एयर मासेस थी वो सरफेस पे फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो यही चीज यहां पे आपको समझना है कि सबसीड हो गई हाई प्रेशर पे, और फिर विंड्स कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर सरफेस पे, ठीक है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में, और ये कहां हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर में, जैसे अगर ये जमीन है तो जमीन के ऊपर एयर मासेस लो प्रेशर पे उठी, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होने के बाद नीचे सबसीड करी, और फिर सरफेस पे कैसी हवाएं चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो वही हो रहा है कि इक्वेटर जो है, समझना, इक्वेटर जो है तो इक्वेटर पे लो प्रेशर रहता है क्योंकि डायरेक्ट इंसुलेशन ऑफ द सन, और इक्वेटर की लो प्रेशर की एयर मासेस हमेशा किधर चलेगी, इक्वेटर से ट्रॉपिक्स की तरफ चलेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, सदर्न हेमिस्फीयर, ओ सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है। हाई प्रेशर ये सरफेस है, तो सरफेस की विंड यहां से ये सीधी नहीं चलती है, डाइवर्ज होती है कोरियोलिस फोर्स के कारण, कोरियोलिस फोर्स आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे हाई प्रेशर से क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स चल रही है। तो अब आप जैसे देखोगे विंड्स किधर से किधर चलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम कह सकते हैं इक्वेटर की तरफ चलती है। तो अब जिधर विंड चलेंगी उस तरह से क्या होगा, किसी भी जगह का क्लाइमेट इंफ्लुएंस होगा। अगर मान लो कि विंड पानी वाली जगह पे से बहते उड़ते हुए जा रही है तो अपने साथ पानी लेके जाएंगी, समझ में आ रहा है। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। सिंपल सी चीज है, आप आंख बंद करके खड़े हो, अगर आपके यहां से हवा जा रही है तो आपको गर्मी फील होगी, हवा आ रही है तो आपको ठंडा फील होगा, ठीक है। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो जहां हाई प्रेशर होगा
ध्यान करना कि वहां से विंड्स हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। इट इन्फ्लुएंसेस द टेंपरेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है तो ध्यान रखना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हुई विंड उस दोस्त की तरह रहती है जो दुकान पे अकेला नहीं जाता है। जब वो बाजार में निकल रहा होता है, तुम्हारे घर के सामने से निकलता है, तो तुम्हें भी खींच के ले जाता है कि तू भी चल मेरे साथ, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब विंड चलती है ना, तो अगर विंड मान लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, बीच में एक वाटर बॉडी पड़ गया, ठीक है, वाटर बॉडी, तो उस वाटर बॉडी से वो मॉइस्चर लेके जाएंगी, विंड मॉइस्चर लेके जाएंगी, और फिर जहां जाएंगी वहां पे जाते जाते अगर सैचुरेट हो गई तो वहां प्रेसिपिटेट कर देती है, बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रेशर एंड विंड सिस्टम मैंने आपको समझाया। आई होप आई डिड जस्टिस विद दिस। बहुत समय देके इसलिए समझाया क्योंकि पूरा खेल सोलर इंसुलेशन से कैसे प्रेशर सिस्टम बनता है उस पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर एंड विंड भी एक फैक्टर हो जाता है। अगला जैसे देखें, अगला क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी भी समझना है आपको। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि मुंबई, ठीक है, जो बच्चे मुंबई में रहते हैं वो, और जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, अटेंडेंस लगाओ जरा, ठीक है। तो आप देखेंगे मुंबई समुद्र के पास है, तो क्या होता है कि समुद्र की हवाएं मुंबई के एटमॉस्फेयर में क्या करती रहती है, बार बार जिसे देखेंगे तो मुंबई के एटमॉस्फेयर, सिटी के एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करती रहती है, बारिश के फॉर्म में, गर्मियों में ठंडा रिलीफ देने के फॉर्म में, ठीक है। रात में जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा भीषण ठंड नहीं होने देती, क्योंकि रात में क्या होता है, वो दिन भर जो तपा हुआ समुद्र रहता है, तो वो दिन भर तपी हुई समुद्र की जो गर्म हवा है वो शहर की तरफ आने लगती है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी जो है ना, वो क्या करता है, अगर समुद्र के पास के एरिया है तो उनमें एक्सट्रीम्स में टेंपरेचर कभी नहीं जाएगा, ना ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत दूर है, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, एकदम इंटीरियर लैंड हो गया, तो समुद्र का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, समुद्र का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां गर्मी होगी तो इतनी भयंकर गर्मी होगी कि आदमी जल के क्या हो जाएगा, बैगन का भरता बन जाएगा, और ठंड होगी तो इतनी ही कि हड्डी जम जाएगी। समझ में आया? तो डिस्टेंस फ्रॉम सी भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। गॉट इट? तो द सी एक्सर्ट्स a moderating influence on the climate, ठीक है। as the distance from sea increases its moderating influence decreases, ठीक है। तो distance from sea क्या करता है, sea एक moderating influence डालता है क्लाइमेट के ऊपर, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के फॉर्म में, वो अभी मैं बताता हूं, ठीक है। और जैसे जैसे सी से डिस्टेंस दूर होते जाएगा वैसे वैसे क्या होता चले जाएगा, सी जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आपके ऊपर दे रहा है वो कम होते जाएगी, एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। फॉर एग्जांपल दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेस, ठीक है, सी का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसी कारण से जब हम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को फील करते हैं ना, तो उसे कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। मतलब हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। एग्जांपल दिल्ली। दिल्ली क्या है, दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो वहां पे गर्मियों में बहुत भीषण गर्मी, सर्दियों में बहुत भीषण सर्दी। कारण क्योंकि समुद्र के आसपास रहता है, तो समुद्र से एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस चलती रहती है जो कि नहीं होती है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे आप देखेंगे तो दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में जो समुद्र के पास की जगह रहती है, तो दिन में समुद्र का पानी ठंडा रहता है, ठीक है, समुद्र का पानी ठंडा रहता है, तो वो ठंडा पानी के कारण वहां की जो एयर मासेस रहती है वो भी ठंडी रहती है, और वो ठंडी एयर मासेस किधर चलती है, जमीन की तरफ। जमीन और पानी की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जमीन बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। पानी गर्म होने में भी समय लगाता है, और एक बार गर्म हो गया तो ठंडा होने में भी समय लगाता है। ये लैंड और वाटर का कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो अब जैसे अगर आप देखोगे कि दिन में जमीन तो बहुत जल्दी गर्म होगी, तो गर्म हो गई तो वहां लो प्रेशर बन जाएगा, एयर मासेस ऊपर उठेंगी ना, लो प्रेशर बन गया, फाइन। अब वो एयर मासेस ऊपर उठ गई, लो प्रेशर बन गया, और वो ऊपर उठ के फिर वही सूरज को जाके गले नहीं लगाएगी, वो क्या होगी, वो डाइवर्ज होंगी और वो समुद्र की तरफ चलेंगी, समुद्र की तरफ ऊपर एयर, अपर एयर सर्कुलेशन में, ठीक है। और सरफेस पे क्या होगा कि समुद्र पे जो एयर मासेस है ये ठंडी है, तो यहां जो वैक्यूम बना था उस वैक्यूम की तरफ दौड़ लगा जाएंगी ये एयर मासेस, ठीक है। तो दिन के समय में सी ब्रीज चलती है, कूल एयर फ्रॉम ओशियंस मूव टुवर्ड्स द हॉट लैंड सरफेस, ठीक है। तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस चल रही है। सिमिलरली रात में क्या होगा, रात में आप जैसे देखोगे तो अब रात में ऐसा होता है कि दिन भर में समुद्र गर्म हो गया है, बहुत समय लगा उसको, अब ठंडा भी धीरे धीरे होगा, लेकिन जमीन रात में फटाक से ठंडी हो जाती है। तो अब क्या होता है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो अब लो प्रेशर कहां बना हुआ है, अब लो प्रेशर रिलेटिवली समुद्र के ऊपर, तो अब एयर मासेस क्या होती है, समुद्र से ऊपर उठ रही है, और जमीन जो कि ठंडी हो गई है, तो यहां से कोल्ड एयर मासेस किस तरफ चलती है, समुद्र की तरफ चलती है, इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। तो ऐसे समुद्र के पास की अगर जमीन है तो उसके ऊपर समुद्र इन्फ्लुएंस करता रहता है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के फॉर्म में, और उस कारण से एक्सट्रीम्स में क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता है,
और जो लैंड समुद्र से दूर होती है वहां पे आपको एक्सट्रीम्स में क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। समझ में आया, कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। अगला एक और क्लाइमेटिक कंट्रोल, क्या क्या क्लाइमेटिक कंट्रोल देख लिया अभी तक, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, और साथ ही साथ डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब अगर एक और क्लाइमेटिक कंट्रोल को अगर देखें तो है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स भी क्या करते हैं, ओशियन करंट्स भी जैसे अगर आप देखोगे तो वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर जैसे एग्जांपल, ओशियन करंट्स अलोंग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया। फॉर एग्जांपल, एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट्स फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑनशोर। ठीक है, विंड्स आर ऑनशोर। डिस्टेंस फ्रॉम सी और ओशियन करंट्स दो अलग अलग चीज है। जैसे ये यहां पे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि ये मुंबई है, मुंबई के पास समुद्र है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सी वाला फैक्टर हो गया। और ओशियन करंट मतलब क्या है, ओशियन करंट मतलब कि जैसे ये पूरा सदर्न अमेरिका है, अब इस सदर्न अमेरिका के बाजू में जो समुद्र है, ये समुद्र का पानी अगर ठंडा है तो उसका प्रभाव साउथ अमेरिका पे अलग पड़ेगा, और यही समुद्र का पानी साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे अगर गर्म है तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। कैसे प्रभाव अलग पड़ेगा वो मैं समझाता हूं। देखो, मैं आपको है ना थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल लेके चल रहा हूं, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो उनको भी सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाए। क्या होता है कि इक्वेटर पे वही सन इज लाइक अ फादर, सोलर इंसुलेशन आ रही है, सारी चीजें, तो इक्वेटर पे गर्मी रहेगी। अब इक्वेटर पे गर्मी है तो इक्वेटर का समुद्र का पानी भी कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक है, इक्वेटर का समुद्र का पानी गर्म है भैया, तो ये रेड कलर में जो पानी चल रहा है ये गर्म पानी है। ठीक है, गर्म पानी है, गर्म पानी फ्लो कर रहा है इस तरह से। ठीक है, गर्म पानी फ्लो कर रहा है, अब ये गर्म पानी फ्लो कर रहा है, अब ये गर्म पानी फ्लो कर रहा है रेड कलर में। अब ये गर्म पानी क्या होगा, अब जमीन आ गई ना, ऐसा थोड़ी ना कि जमीन को बाहर ले जाएगा पानी, तो पानी नीचे की तरफ क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, ब्राजीलियन करंट कहा जाता है जिसे। करंट मतलब क्या है कि ओशियन का पानी बहता रहता है ऊपर ऊपर, तो वो ओशियन करंट्स हैं। ठीक है, तो ओशियन करंट्स, वार्म ओशियन करंट देखने को मिल रहा है आपको इक्वेटर से जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्योंकि इक्वेटर का पानी गर्म है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो वार्म ओशियन करंट है, लेकिन जब वो वार्म ओशियन करंट साउथ अमेरिका के जैसे ईस्टर्न पार्ट से लग के कहां चले जाएंगे, अंटार्कटिक वाले रीजन में चले जाएंगे। ठीक है, अब इधर नीचे अंटार्कटिक में तो टेम्परेचर कम है ना, पानी का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ ठंडा पानी, तो अब वो ठंडे पानी में जब मिल जाएगा गर्म पानी तो कुनकुना पानी हो जाएगा, और फिर जब वो आगे और बहने लगेगा, तो अब मैं येलो कलर कर रहा हूं। ठीक है, येलो कलर, हाँ येलो कलर कर रहा हूं, तो जब आगे बहने लगेगा तो वो कोल्ड करंट बन के बहेगा। अब आगे बहते बहते उसे क्या दिखेगा, अफ्रीका के लैंड टकरा गया, तो लैंड से टकराने के बाद में क्या हो जाएगा, फिर वो ऊपर की तरफ बहेगा, क्योंकि एक सर्कल यहां भी बन गया ना, पानी बह रहा है ओशियन में, तो वो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो एक वैक्यूम बनता चला जाएगा और पानी भी एक सर्कल में बहेगा। ठीक है, एक साइकिल बनाएगा अपना। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो कोल्ड ओशियन करंट्स आएंगे, वेस्टर्न साइड पे कोल्ड रहेंगे ओशियन करंट्स। अब कोल्ड ओशियन करंट है तो कोल्ड ओशियन करंट में इवापोरेशन अच्छे से होगा क्या, नहीं, बहुत तेज इवापोरेशन नहीं होगा। बहुत तेज इवापोरेशन नहीं होगा तो क्या क्लाउड फॉर्मेशन होगा, नहीं। अब जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या प्रेसिपिटेशन होगा, नहीं। तो एक सवाल है आपकी बुक में कि व्हाई मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर ऑन द वेस्टर्न मार्जिन। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन पे हमेशा क्या देखने को मिल रहा है आपको, वेस्टर्न मार्जिन पे आपको हमेशा कोल्ड करंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन पे यहां कोल्ड करंट है, वेस्टर्न मार्जिन पे यहां कोल्ड करंट है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड करंट चल रहे हैं पानी के, ओशन में यहां पे कोल्ड करंट चल रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो उस कारण से कोल्ड करंट है, तो इवापोरेशन उस लेवल पे नहीं हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन उस लेवल पे नहीं हुआ, प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ उस लेवल पे, तो इस कारण से वो कोल्ड करंट के कारण क्या रहेंगे, क्लाइमेट जो रहेगा वेस्टर्न मार्जिन्स का वो कैसा रहेगा, डेजर्ट वाला रहेगा, मतलब वहां पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो गया। समझ गए? तो ये आपको सिंपल चीज ध्यान रखना होगी कि कैसे ओशियन करंट जो है वो किसी भी जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर आता है रिलीफ। अब रिलीफ से ये सिरदर्द वाली रिलीफ नहीं, रिलीफ भी एक क्लाइमेटिक फैक्टर होता है। रिलीफ मतलब कि किसी भी जगह पे किस तरह का फिजिकल फीचर है, क्या वो प्लेटू है, क्या वो माउंटेन है, क्या है। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखोगे, हाई माउंटेन एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, दे में आल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इंडिया का, यहां माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट। अब यहां से जो मैं आपको बता रहा था ना कि मॉइस्चर लेडन विंड्स जो चलती है, जिसे हम साउथ वेस्ट विंड्स कहते हैं, जिन्हें हम मॉनसून विंड्स कहते हैं, तो वो जब वेस्टर्न घाट से टकराती है ना, तो वेस्टर्न घाट बोलता है हफ्ता निकाल, ठीक है, मतलब कि तुम मुझे चेज करके जाओगी, विंड्स मेरे ऊपर से निकल के जाओगी। तो कभी कभी माउंटेन ने रोक दिया विंड को, अब वो विंड ऐसी सीधी जा सकती थी, लेकिन अब वो माउंटेन को पूरा चेज करेंगी और ऊपर चढ़ते समय विंड क्या हो जाएंगी, सेचुरेट हो जाएंगी।
थक जाएंगी, ऊपर जाते जाते थक जाएंगी तो वहीं बैठ जाएगी, मतलब वो चेज करते समय, ठीक है, माउंटेन पे चढ़ते समय विंड कोल्ड हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी और वही प्रेसिपिटेट हो सकती है ना, विंड्स ऊपर जब चलेंगी तो प्रेसिपिटेट हो सकती है कंडेंस होके। तो इसी कारण क्या होता है, यहां पे लिखा है कि अगर माउंटेन्स बैरियर की तरह काम करते हैं कोल्ड विंड या हॉट विंड को, ठीक है, और एट टाइम्स दे कैन कॉज प्रेसिपिटेशन, तो इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं हम। ध्यान रखना ये शब्द कि जब माउंटेन के कारण क्या होता है, माउंटेन obstructs the direction of wind and winds are forced to chase that mountain, ठीक है, and in that process if the winds condense and precipitates, तो this type of rainfall is known as orographic rainfall, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है कि रेन बियरिंग विंड्स वगैरह जो रहती है तो उनसे पानी हफ्ते के फॉर्म में निकलवा लेती हैं। तो रिलीफ फीचर, माउंटेन क्या कर रहा है, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर माउंटेन नहीं होते, जैसे हिमालयाज नहीं होते, तो हिमालयाज नहीं होते तो पता क्या होता, हिमालयाज नहीं होते तो हमारे यहां से जो विंड्स जा रही थी वो चाइना में निकल जाती, चाइना में बारिश होती, ठीक है, तिब्बत में बारिश होती। तो इस कारण से क्या हो गया कि माउंटेन्स ने, हिमालयाज ने रोक दिया, रुको इंडिया में बारिश करो। तो माउंटेन्स जो है वो एक रिलीफ का पार्ट है, रिलीफ्स आर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, ठीक है। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। अब वहीं पे जैसे अगर आप देखोगे कि ये माउंटेन है, तो ये विंड्स अगर आ रही है मॉइस्चर लीडर विंड्स, ये विंड्स अगर आ रही है मॉइस्चर वाली, तो वो विंड्स ने इस साइड तो खूब प्रेसिपिटेशन करवा लिया, अब वो विंड से बोल दिया जाओ आगे जाओ, तो वो विंड सब आगे जाती है। तो ये जो लीवर्ड साइड होता है ना माउंटेन का, माउंटेन के दो साइड होती है, जिधर विंड टकरा रही है उसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, ठीक है, ये विंडवर्ड साइड होगा, और जिधर विंड नहीं टकरा रही है वो लीवर्ड साइड होगा, मतलब शेडो एरिया जो रहता है। तो शेडो एरिया इसीलिए क्या रहता है, सूखा रह जाता है। तो आप देखोगे ना क्या होता है कि वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड पे तो खूब बारिश होती है, और वेस्टर्न घाट के जो लीवर्ड साइड है वहां पे, क्योंकि यहां पे पूरा प्रेसिपिटेशन हो गया तो अब विंड्स आगे बढ़ जाती है, ये लीवर्ड साइड जो रहता है यहां ड्राई रह जाता है। तो रिलीफ फीचर ने कैसे एक जगह का क्लाइमेट, ठीक है, 20 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, मान लो कि 20 किलोमीटर इधर पूरा पानी है, बहुत ज्यादा, वर्ल्ड का हेवीएस्ट रेनफॉल इधर हो रही है, ठीक है, और 20 किलोमीटर इस साइड लीवर्ड साइड पे बारिश नहीं हो रही है। तो कैसे रिलीफ फीचर किसी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर देती है, समझ गए। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि व्हाट आर दी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। अब इन पे सवाल बनता है दोस्त, कैसे, एक एक करके पूछा जा सकता है आपसे सवाल, बताओ एक एक करके सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि हाउ, ऐसा सवाल आ गया लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हाउ लैटिट्यूड्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन, हाउ लॉन्गिट्यूड, हाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हाउ प्रेशर एंड विंड सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। तो किसी भी तरह से सवाल आएगा, घबराओगे तो नहीं, क्यों, क्योंकि आपने समझ लिया, हर चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ये वन शॉट में ही क्लियर हो गया है वो, ठीक है। तो हर एक चीज पे आपको सवाल अगर बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंसेस, तो हम सिंपल लिखेंगे कि ओशियन करंट्स जो ऑन शोर फ्लो करते हैं, तो द नेचर ऑफ ओशियन करंट्स, इफ द ओशियन करंट्स आर वार्म they will influence the climate in a way that there will be more precipitation, but if the ocean currents are cold, so cold ocean currents will not lead to the precipitation and the climate of that area will be influenced by the onshore ocean currents, ocean currents influence कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज ध्यान रखना है। अब आ जाओ इंडिया में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सेम जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हमने पढ़े हैं वही क्लाइमेटिक कंट्रोल्स यहां भी होंगे। तो इंडिया के क्लाइमेट को लैटिट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस करता है, सिंपल चीज है कि इंडिया के क्लाइमेट को एल्टीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस करता है, सिंपल चीज है, वो भी समझते हैं। तो लैटिट्यूड की बात करें अगर हम, तो फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास होता है, मिडिल ऑफ द कंट्री से, ठीक है, रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। और इंडिया का क्लाइमेट जो है, तो इंडिया का क्लाइमेट इसी कारण से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। डायग्रामेटिकली समझाता हूं, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड जो रहेगा तो वहां सोलर इंसुलेशन ज्यादा रहती है। हाउ लैटिट्यूड इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन, तो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ डिफरेंट लैटिट्यूड्स रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन एंड क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोलर इंसुलेशन, टेंपरेचर इन्फ्लुएंस होता ही है। तो अब इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है कि 23 डिग्री जो है, तो ऑलमोस्ट डिवाइडिंग इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो अब इंडिया में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, और आपको पता है कि 23 डिग्री के नीचे नीचे डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन रहती है। तो इतने एरिया में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और आधे इंडिया में आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। मतलब एकदम कोल्ड रीजन भी नहीं हो गया, ऐसा नहीं है कि हम बाउंड्री बना दी बस इसके उधर एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, तो बारिश यहां भी होती है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया में थ्रू आउट द ईयर सेम अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन रहती है। सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है, वो कॉन्टिनेंटैलिटी वाली चीज देखने को मिलती है कि गर्मियां भी बहुत होती है, सर्दियां भी बहुत होती है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे एल्टीट्यूड फैक्टर आ जाता है, जैसे
कि अगर देखा जाए, वही बताया मैंने जो आपको, अमृतसर में गर्मी भी बहुत होगी, सर्दी भी बहुत होगी, लेकिन वही अमृतसर के पैरेलल में शिमला है, तो शिमला का एल्टीट्यूड हाई हो गया, तो उस कारण से हाई एल्टीट्यूड के कारण यहां का क्लाइमेट कैसा रहेगा, हमेशा ठंडा रहेगा, हमेशा ठंडा रहेगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, तो एल्टीट्यूड के कारण इंडिया में आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों तरह का, सॉरी लैटिट्यूड के कारण आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा इंडिया में। एल्टीट्यूड की बात करें तो इंडिया में जैसे डिफरेंट एल्टीट्यूड्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर ही आन दो, जैसे अगर आप देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स है, तो हिमालयन माउंटेन्स के कारण क्या होता है इंडिया में आपको देखने को मिलता है कि यहां पे आपको इस लैटिट्यूड पे होने के बावजूद भी, लैटिट्यूड तो आप सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में हो, लेकिन क्योंकि एल्टीट्यूड हाइट बहुत ज्यादा है, तो यहां आपको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिल जाएगी। पोलर क्लाइमेटिक कंडीशन जो 90 डिग्री पे होती है आपको वो यहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या है, इंडिया हैज माउंटेन टू द नॉर्थ विच हैव एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो वास्ट कोस्टल एरिया, तो कहीं कहीं पे हमारे यहां 6000 मीटर की हाइट वाले माउंटेन भी है, और कहीं कहीं पे समुद्र से मात्र 30 मीटर 10 मीटर की ऊंचाई वाले प्लेन एरिया कोस्टल एरिया भी है। तो कोस्टल एरिया में उतना ज्यादा क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन वहीं पे जहां जिन एरियाज में हाई एल्टीट्यूड है वहां क्लाइमेटिक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ओइंग टू द माउंटेन्स, और ये माउंटेन्स है, इस कारण से इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स जो है वो फेस करता है व्हेन कंपेयर्ड विद द सेंट्रल एशिया। ये लाइन में समझाता हूं आपको, ठीक है, एंड वी शुड फील ब्लेस्ड कि इंडिया की ज्योग्राफी जो है ना वो इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इंडिया की ज्योग्राफी इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो 2 मिनट के लिए ये समझा रहा हूं कैसे हम माइल्डर विंटर्स को ऑब्जर्व करते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद द सेंट्रल एशिया। इंडिया का एल्टीट्यूड ऐसा है कि इंडिया में आपको, नॉर्थ इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है, एक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। अब क्या होता है सर्दियों में, जैसे अगर आप देखेंगे सर्दियों में सूरज दादा गए किधर, सदर्न हेमिस्फीयर में, सोलर इंसुलेशन सदर्न हेमिस्फीयर में, हम तो आधा इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नदर्न हेमिस्फीयर के भी ट्रॉपिक्स के ऊपर लाई करता है। तो इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में हवाएं चलेगी कैसी, इस समय पे इस रीजन में हवाएं चलेगी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अभी जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होती है ना, ये क्या है, ऊपर पोल से आ रही होती है, ठीक है, कोल्ड चिल्ड विंड्स होती है एकदम, और वो कोल्ड चिल्ड विंड्स इंडिया में अगर एंटर कर जाती तो हम भी स्नोमैन बना के खेल रहे होते, इतनी सर्दी पड़ रही होती हमारे यहाँ, हाँ सब मजा आता, मजा नहीं आता। अब जब उतनी सर्द हवाएं हमारे देश में आती तो हम जो आज खेती कर पा रहे हैं वो खेती नहीं कर पाते, ठीक है, हम जिस तरह का क्लाइमेट, एक मॉडरेट क्लाइमेट इंडिया में जी रहे हैं वैसा क्लाइमेट नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या कि एल्टीट्यूड जैसे हिमालयाज है ना, तो हिमालयाज ने क्या किया, हिमालयाज ने रोक दिया, किसको रोक दिया, हिमालयाज ने उन कोल्ड विंड्स को इंडिया में एंटर करने से रोक दिया, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, जो रेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया जो है वो जो क्लाइमेट ऑब्जर्व कर रहा है उससे माइल्ड विंटर्स हमारे इंडिया में होते हैं, ठीक है। रिलीफ फीचर या फिर कह लो एल्टीट्यूड जो है, तो एल्टीट्यूड ने इस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। तो हिमालयाज जो है तो बॉडीगार्ड बन के खड़े हैं, एंड मतलब वी शुड फील प्राउड ऑन दिस कि हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है कि पेड़ों को पूजो, पहाड़ों को पूजो। क्यों, ऐसे ही नहीं पूजो, किन पहाड़ों ने हमारी कितनी सुरक्षा करी है, सर्द हवाओं से बचाया है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये माउंटेन्स नहीं होते तो आप हिस्टोरिकली उठा के देख लो कितने ही चाइनीज सोल्जर्स हमारे यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी चढ़ के दिखाएं इधर ऊपर, ठीक है, ऊपर चढ़ तो जाएंगे वापस नीचे नहीं उतर पाएंगे। तो दिस इज हाउ दी एल्टीट्यूड, दिस इज हाउ दी रिलीफ, दिस इज हाउ दी ज्योग्राफी इज बिकमिंग द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी का ये फायदा है जो आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में चैप्टर 2 में पढ़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो इंडिया के फैक्टर को इन्फ्लुएंस करने वाले क्या क्या हो गए, लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। अब आगे बढ़ा जाए अगर एक कदम और, तो अब आता है प्रेशर एंड विंड। तो दी क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम कैसे, तो जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया में प्रेशर और सरफेस विंड्स जो चल रही है ना, सरफेस विंड्स कैसी चलती है इंडिया में, जैसे अगर आप देखेंगे मैंने बताया आपको कि नॉर्मली जो विंड्स चलेंगे, तो नॉर्मली विंड्स जैसे अगर हम यहां पढ़े तो नॉर्मली विंड्स क्या चलना चाहिए, इक्वेटर पे, मतलब यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स चल रही है ऐसी, ठीक है, यहां हाई प्रेशर यहां लो प्रेशर विंड्स ऐसी चल रही है, क्लियर हुआ। तो विंड्स जो है तो इक्वेटर पे कन्वर्ज होती है। आप जैसे अगर देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स चल रही है, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स चल रही है इंडिया में, फाइन। तो प्रेशर एंड विंड्स जो होती है तो इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन इंडिया में केस अलग होता है, रिवर्सल ऑफ विंड्स, इसीलिए मॉनसून सिस्टम कहते हैं ना, वो अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो प्रेशर एंड विंड्स इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रही है। अपर एयर सर्कुलेशन मतलब क्या है
कि जो ऊपर एटमॉस्फेयर में हवाएं चल रही होती है, ठीक है, तो ऊपर एटमॉस्फेयर में कुछ प्लैनेटरी विंड्स चल रही होती है जो थ्रू आउट द प्लैनेट घूमती है, जैसे जेट स्ट्रीम्स हो गई है। अब ये जेट स्ट्रीम आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, समझाने के लिए बस बता रहा हूं मैं आपको कि अपर एयर सर्कुलेटरी विंड्स भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे जेट स्ट्रीम हो गया, ठीक है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, शब्द से समझो। वेस्टर्न तो मतलब ये मेडिटेरेनियन सी वाला जो रीजन है ना, ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, यहां वाले रीजन में क्या आते हैं, साइक्लोन्स, यहां वाले रीजन में आते हैं साइक्लोन्स, और इन्हीं साइक्लोन्स के कारण यहां बारिश वगैरह होती है। तो उस बारिश के कारण इंडिया का क्लाइमेट कैसे इंफ्लुएंस होता पता है, देखो यूरोप में साइक्लोन आते हैं, फाइन, अब यूरोप के जो साइक्लोन है उस कारण वहां का टेम्परेचर हो गया ठंडा, वहां पे हो गई बारिश, वहां पे है मॉइस्चर। तो ये जो अपर एयर सर्कुलेटरी विंड्स होती है, जैसे जेट स्ट्रीम मैंने बताया, तो एक जेट स्ट्रीम वहां से पानी उड़ा के ले आती है इंडिया में। अब इंडिया में क्या है, माउंटेन्स, समझ में आ रहा है, एल्टीट्यूड, तो कैसे वो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड सरफेस विंड हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। तो वहां से उड़ के आ गया क्या, पानी, वो पानी जो है उड़ के कैसे आया, मतलब वो जेट स्ट्रीम अपने साथ बहा के ले आई। अब यहां हिमालयाज है, हिमालयाज ने रोक दिया, किधर लेके जा रहे हो पानी, ठीक है, तो हिमालयाज के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, वो प्रेसिपिटेशन हमारे यही हो जाता है, इंडिया के नदर्न प्लेन्स में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जो वेस्टर्न कंट्रीज में साइक्लोन आते हैं मेडिटेरेनियन रीजन में, और उस साइक्लोन के कारण जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उस डिस्टर्बेंस से हमें क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, उस डिस्टर्बेंस से हमें पानी मिल जाता है। दिस इज हाउ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल, दिस इज हाउ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की मदद से हमारा क्लाइमेट इन्फ्लुएंस हो रहा है। साथ ही साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और अब क्या देखोगे आप, तो जैसे आप ये ट्रॉपिकल रीजन में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आते हैं, तो उन साइक्लोन से हमारा क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, तो इन समुद्र में जो साइक्लोन आते हैं, आपने देखा होगा साइक्लोन आते हैं तो पूरे कंट्री में थोड़ा सा वेदर कैसा हो जाता है, क्लाउडी, डस्टी हो जाता है, ठीक है, बारिश आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दिस इज हाउ द प्रेशर एंड विंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये प्रेशर एंड विंड वाली चीज हो गई है। तो अब आपको ये तीन चीजें ध्यान रखना है, क्या तीन चीजें ध्यान रखना है, प्रेशर एंड विंड, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉरी प्रेशर एंड विंड बता रहा हूं, हाँ, प्रेशर एंड विंड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, जो इंडिया के क्लाइमेट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। फाइन, अब इंडिया में कौन सी विंड्स कैसे चलती है, तो जैसे अगर आप देखेंगे इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है जहां सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ऐसा होता है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जैसे अगर आप देखोगे, तो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन में और बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पे कि नॉर्मली ये हाई प्रेशर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहेगा, तो ये लो प्रेशर की तरफ विंड्स चलती है। लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन इंडिया में जब जैसे समर्स का टाइम पीरियड रहता है, तो ये जो इक्वेटर पे 0 डिग्री पे जो डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन रहती है ना, वो हमने देखा है अर्थ के टिल्टेशन के कारण वो डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन अब कहां तक होती है, वो डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन अब होती है, वो डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन होती है अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन होती है। तो ये पूरा प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। तो जो ये वाली विंड्स थी, ठीक है, वो यहां की तरफ ऐसी चल रही होती है, ठीक है, ये वाली विंड्स क्यों, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर पे जो प्रेशर कंडीशन है वो ऊपर उठ गई है विद दी नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन, ITCZ जो होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो नॉर्थ की तरफ उठ गया है, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ उठ गया है। तो अब ये विंड्स, कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट जब इसके ऊपर लगता है तो विंड्स टिल्ट हो जाती है, और ये विंड्स बन जाती है साउथ वेस्टर्न विंड्स, और ये साउथ वेस्टर्न विंड्स क्या करती है, यहां से मॉइस्चर लेके चलती है। अब यहां से जब मॉइस्चर लेके जाती है ओशियन से, तो हमारी इंडिया में जो लैंड पे लो प्रेशर बना रहता है समर्स के टाइम पीरियड में, वो लो प्रेशर यहां के हाई प्रेशर विंड्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और ये विंड्स जब घूम के जाती है ओशियन के ऊपर से, तो मॉइस्चर लेके जाती है, और वो मॉइस्चर प्रेसिपिटेट करता है कहां पे, इंडिया में, और इंडिया में इस कारण से बारिश होती है। मॉनसून वाला टॉपिक मैं अगेन बता रहा हूं कि एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन मॉनसून वाला टॉपिक क्या था, सिलेबस में था, ठीक है। जो अगर आपको पढ़ना है तो अगेन आई विल से 5 घंटे का वीडियो है वो, लेकिन यू विल लव ज्योग्राफी उस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ये 2 टॉपिक है। इसके बाद में सीजन्स डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, इसके बाद में सीजन्स डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सीजन्स वाला पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अब यहां से। तो सीजन्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, कौन कौन से सीजन्स होंगे हमारे यहां। तो बेसिकली जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि हाँ लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड के हिसाब से इंडिया में 4 सीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न, the weather conditions greatly change from one season to another,
ठीक है। तो हर एक सीजन में अलग अलग वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल क्लाइमेट जो है हमारे यहाँ कौन सा है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ओवरऑल क्लाइमेट, ठीक है। सो दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। हाँ, इंटीरियर पार्ट में क्यों चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस होती है जो हर सीजन टू सीजन वेरी करती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस इंटीरियर पार्ट जो है कंट्री का उसमें ज्यादा क्या होती है, ऑब्जर्व की जाती है। इंटीरियर पार्ट इन द सेंस कि ये वाला पार्ट। कोस्टल एरिया में क्या होता है, अगेन मल्टीपल फैक्टर्स। कोस्टल एरिया में क्या होगा कि वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी जो रहती है, तो उस कारण से सीजन्स में उतना चेंज समझ नहीं आता है। जैसे जो साउथ इंडिया के बच्चे होंगे तो दे कैन रिलेट, स्पेशली दोज हु आर लिविंग इन कोस्टल रीजन्स। तो गर्मी सर्दी सब एक जैसे रहते लगभग लगभग, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आती। और वहीं किसी दिल्ली वाले से पूछो, भीषण गर्मी भीषण सर्दी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि चेंजेस जो होते हैं ना, चेंजेस जो रहते हैं तो दे आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉट द एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। एक्सटीरियर इन द सेंस कि कोस्टल रीजन और जैसे सदर्न स्टेट्स में उतना ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा इन सीजन, ठीक है, इन सीजन्स। तो 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया एज, 4 मेन सीजन जो इंडिया में जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है कोल्ड वेदर सीजन जिसे विंटर कहा जाता है, दूसरा है हॉट वेदर सीजन जिसे समर कहा जाता है, तो विंटर और समर तो जानते ही हो आप। तीसरा जो है तो एडवांसिंग मॉनसून सीजन, मतलब रेनी सीजन जब बारिश आ रही होती है, और चौथा जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो है द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन जिसे ट्रांजिशन सीजन कहा जाता है, जो अभी है अक्टूबर के टाइम पीरियड में, अक्टूबर नवंबर वाला। फाइन, अब देखो ये तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन है। अगर आप इंडियन कल्चर को देखोगे तो हमारे हिसाब से तो हम क्या है 6 ऋतुएं बनाते हैं, अलग अलग 6 सीजन बनाते हैं। खैर क्वेश्चन में अब आपका एग्जाम में ये आने वाला है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो कोल्ड वेदर सीजन से स्टार्ट करें, यहां से आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे, क्योंकि चैप्टर से मॉनसून वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कहां बनती है, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहां डायरेक्ट बनती है। कोल्ड वेदर सीजन के शॉर्ट नोट लिख दो, ये वो सारी चीजें। तो कोल्ड वेदर सीजन को अगर समझना चालू करें, कोल्ड वेदर सीजन क्या होता है, सर्दियों का समय जो है, सर्दी कब से शुरू होती है, तो विंटर बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि इंटीरियर ऑफ द कंट्री में सीजन को ज्यादा फील किया जाता है, समर विंटर इनको, ठीक है। कोस्टल रीजन में तो सर्दियों में भी क्या रहेगा, उतनी एक्सट्रीम्स में सर्दी नहीं होगी, ठीक है, उतनी एक्सट्रीम्स में सर्दी नहीं होगी। तो विंटर बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा कोल्ड फील होता है। फाइन, और ये कोल्ड सीजन क्यों आ रहा है, तो उसको अगर आप ऐसे भी देखने की कोशिश करोगे तो कोल्ड सीजन इसलिए आता है क्योंकि सोलर इंसुलेशन की, अब डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन कहां होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन नहीं है, ठीक है। ये वाले टाइम पीरियड में अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर वाला जो, मतलब अर्थ ऐसे टिल्टेड रहता है कि सदर्न हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है उस पर डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन आ रही होती है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन आ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या देखने को मिलेगी, कम सोलर इंसुलेशन। कम सोलर इंसुलेशन मतलब क्या है कि सर्दियां, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। साउथ में आपको, साउथ इंडिया में टेम्परेचर जो है, साउथ इंडिया में टेम्परेचर आपको उतना एक्सट्रीम में डिक्रीज होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। मल्टीपल कारण है, इक्वेटर के पास होना भी एक कारण है, साथ ही साथ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी जो है, तो सी की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस भी चलती रहती है, ठीक। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या है, कॉन्टिनेंटैलिटी भी है, लैटिट्यूड भी क्या हो गया, हाई हो गया। जैसे 23 डिग्री के ऊपर जो रहेगा ना, तो यहां तो अब सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट है ही नहीं, तो यहां पे क्या रहता है, यहां पे इस कारण से सर्दियां ज्यादा फील होती है क्योंकि सोलर इंसुलेशन कम है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। ये एक पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यूज में फंस जाते बार बार। यहां पे हमें लगता है विंटर्स में दिन भी सर्दी है और रात भी सर्दी है, नहीं, डेज रिलेटिवली वार्म होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम बोल देंगे हमारे यहां दिन कोल्ड है, तो फिर रशिया में और हायर लैटिट्यूड्स वाले देश में क्या होता होगा, तो वहां पे डेज कोल्ड और नाइट्स भी कोल्ड होती हैं। हमारे यहाँ डेज तो रिलेटिवली वार्म रहते हैं। आपने देखा नहीं है कि सर्दियों में बैठ जाते हैं बाहर, सरसों का तेल लगा रहे होते हैं सिर पे और शरीर पे हर जगह, ठीक है, तो वो दिन गर्मी सेक रहा होता है आदमी। तो डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। The weather is marked by clear sky, low temperature and low humidity and feeble variable winds, ठीक है। वेदर कैसा होता है, तो बारिश जैसे बादल जैसा कुछ नहीं रहता सर्दी में, है ना। क्लियर स्काई रहता है, लो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, वार्म डेज रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर रिलेटिवली वही 20-22 के बीच में, इस तरह से 20-22-25 ऐसा, ठीक है। लो ह्यूमिडिटी एंड फेबल वेरिएबल विंड्स, हवाएं भी बहुत कोई ताबड़तोड़ नहीं चल रही होती है, ठीक है। स्टेबल वेदर हो जाता है, स्टेबल वेदर हो जाता है। दिस सीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स।
इनफैक्ट जैसे आप देखेंगे तो वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो हमने पढ़े, तो उन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के चलते कभी कभी बारिश हो जाती है और उसे महावट का पानी कहा जाता है। और वो जो बारिश होती है तो वो बारिश बहुत यूजफुल रहती है नॉर्थ इंडियन क्रॉप्स के लिए, नॉर्थ इंडियन क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो महावट के बारिश से कल्टीवेशन में भी मदद मिल जाती है, राबी क्रॉप्स को खास करके। फाइन, द पेनिनसुला रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। अगेन वही वाली बात बता दी मैंने कि इंटीरियर रीजन में वेदर्स एक्सट्रीम में फील किए जाते हैं, पेनिनसुला रीजन जो है तो वेल डिफाइंड विंटर सीजन नहीं होता है। क्योंकि क्या है, देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी के कारण यहां पे पेनिनसुला में कोल्ड वेदर सीजन ओके टाइप रहता है। हाँ, सर्दियां भी ठीक है, गर्मियां भी ठीक है वैसा। तो ये हो गया कोल्ड वेदर सीजन। आगे बढ़ते हैं हॉट वेदर सीजन पे। हॉट वेदर सीजन मतलब क्या है, समर्स होगा जैसे कि। अब समर्स में क्या हो रहा है, तो समर्स कब आएंगे आपके यहां, समर्स जैसे अगर आप देखेंगे तो समर्स जो होते हैं एकदम सर्दियों के बाद गर्मी नहीं आ जाती, बीच में जैसे अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट आप जैसे अगर यहां देखोगे तो हाँ, फरवरी के बाद से समर्स धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सीजन्स देखेंगे तो उसके हिसाब से बीच में ऋतुएं आती है अलग अलग, लेकिन यहां जैसे देखोगे तो कोल्ड वेदर सीजन के बाद में हॉट वेदर सीजन आ जाता है, ठीक है। तो फरवरी के बाद में गर्मी शुरू हो गई डायरेक्ट, बीच में एक पीरियड रहता है वो, ठीक है, लेकिन वो यहां पे कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो हम जैसे अगर बताएं तो सर्दियां खत्म हुई मार्च तक, और मार्च से मई के बीच में जो टाइम पीरियड रहेगा उसको हॉट वेदर सीजन कहा जाता है। क्यों हॉट वेदर सीजन कहा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि अब समझना, अब अर्थ का ये वाला टिल्टेशन वाला फेज जो है सन की तरफ है, तो अब क्या होगा कि सन की डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन कहां होंगी, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन कहीं नहीं जाता है, वो तो लिखने का तरीका है, सन इज लाइक अ फादर, ठीक है। तो वो लिखने का एक तरीका है कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन, मतलब कि अब सन की डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन नदर्न हेमिस्फीयर में होती है, इस कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। एंड नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, तो सारे प्रेशर बेल्ट्स भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन नॉर्थ इंडिया में होती है, डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन नॉर्थ इंडिया में होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इस सीजन की, कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर द टाइम एक्सेप्शन पेनिनसुला रीजन। अगेन जैसे पेनिनसुला रीजन क्या बोलता है, अपने को ठंडे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गर्मी से भी नहीं पड़ेगा। पेनिनसुला रीजन में अगेन मॉडरेटिंग सी इन्फ्लुएंस के कारण क्या रहता है, गर्मी भी होती है, एक्सट्रीम्स में फील नहीं होती है, ठीक है। तो नदर्न इंडिया में इंटीरियर पार्ट जो है तो वहां टेम्परेचर एक्सट्रीम में इंक्रीज हो जाता है सोलर इंसुलेशन के कारण, ठीक है। पेनिनसुला रीजन में उतना एक्सट्रीम्स में नहीं देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर इंडियन लैंडमास, अब ये चीज समझना है आपको यहां पे कि सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट है, कहां पे सोलर इंसुलेशन है, डायरेक्ट नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर के भी इंडिया में जो नदर्न बेल्ट वाला पार्ट है, ठीक है, नदर्न प्लेन वाला जो पार्ट है, यहां सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट होती है। तो यहां पे लो प्रेशर बनना तय है, टेम्परेचर के कारण, मतलब सोलर इंसुलेशन के कारण टेम्परेचर बढ़ा है तो यहां लो प्रेशर होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर इंडियन लैंडमास मेनली गंगा प्लेन्स पे, ठीक है। और इसी लो प्रेशर के कारण यहां बहुत तेज हवाएं भी चलेंगी, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलना चालू होती है, गर्म हवाएं चलती है, तो उन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। अभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है लू क्या है, तो दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स, पानी नहीं है उन हवा के अंदर, मॉइस्चर नहीं है, हॉट ड्राई विंड्स हैं जो दिन के समय चल रही होती नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स, और ये इतनी गर्म हवाएं होती कि डायरेक्ट अगर तुम ऐसे सीना तान के खड़े हो गए हवाओं के सामने और लू लग गई गले तो वो बीमार कर देती है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फेटल, ठीक है, बीमार हो जाते, लोग बोलते हैं ना गर्मी में लू लग गई, तो वो चीज है। साथ ही साथ क्या होता है कि इस सीजन में जैसे आप देखेंगे तो लो प्रेशर है, गर्मी है, हाई प्रेशर विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है पूरा का पूरा नदर्न प्लेन, ठीक है। तो डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन नदर्न इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, तो धूल के तूफान चल रहे होते हैं, धूल के तूफान चल रहे होते हैं। एट टाइम्स दीज स्टॉर्म ब्रिंग्स टेम्पररी रिलीफ, और कभी कभी ये जो तूफान चल रहे होते हैं तो इससे चुटपुट बारिश भी हो जाती है एक्सट्रीम गर्म होने के कारण। क्या होता है कि कहीं से मॉइस्चर, तालाब और इन जगहों के पास से मॉइस्चर खींच के ले आती है हवाएं, और हवाएं कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट हो जाती है, ठीक है। तो एट टाइम्स दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ, हाउ या व्हाई, तो ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिस सीजन जैसे अगर आप देखेंगे ये जो तूफान वगैरह जो चल रहे होते हैं, जब तूफान खत्म होने वाले रहते हैं तब बारिश आती है। तब क्या होता है ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिस सीजन, थंडरस्टॉर्म, वायलेंट विंड्स, टोरेंटियल डाउनपोर्स ऑफन अकम्पनीड बाय हेल आर ऑब्जर्व्ड, ओले भी गिर जाते कभी कभी, और इस कारण से थोड़ा वेदर में रिलीफ भी आता है। और दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, कि अब बारिश आने वाली है, ठीक है।
यहां पे जैसे आप देखोगे तो ये जो हवाएं रहती है, जो समर्स के एंड में हवाएं तेज चलती, जिनसे कभी कभी प्री मॉनसून शावर्स होती हैं, उन्हें वेस्ट बंगाल में काल बैशाखी कहा जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया में मैंगोस के राइपनिंग के लिए, मतलब जो पहली बारिश के छींटे छाटी होते हैं उससे आम पक जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मैंगो शावर भी कहा जाता है। ये प्री मॉनसून शावर्स को मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हॉट वेदर सीजन हो गया। मैं आपको सारा पॉइंट कंप्रेस करके दे रहा हूं ताकि आप क्या कर सको, आंसर आपको वहीं से मिलते चले। जैसे ये हमारा हॉट वेदर सीजन का हो गया, कोल्ड वेदर सीजन का हो गया। अब गर्मी के बाद क्या आता है, गर्मी के बाद जैसे अगर आप देखोगे तो आती है बारिश। ठीक है, तो एडवांसिंग मॉनसून, दी रेनी सीजन। अब एडवांसिंग मॉनसून को अगर हम समझे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े क्लियर हैं, सीधे हैं, सटीक है। क्या कि इट बिगिंस बाय अर्ली जून, गर्मी गई और मॉनसून आया, बधाई हो। ठीक है, तो इट बिगिंस बाय अर्ली जून, अर्ली जून में स्टार्ट होता है, ब्रिंगिंग रेनफॉल फॉर द होल कंट्री, और विथ द सेटिंग इन ऑफ मॉनसून। मॉनसून क्या है, मॉनसून कोई इंसान नहीं कि मॉनसून आ गया। ठीक है, मॉनसून जो है तो विंड्स है, कौन सी, जो साउथ वेस्ट विंड्स आना स्टार्ट हो जाती है कंट्री में। ठीक है, तो मतलब दीज विंड्स बिगिन टू सेट इन बाय जून। ठीक है, एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनफॉल फॉर द होल कंट्री। ये जो पार्ट है ना, मतलब कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मॉनसून, ये सब फैक्चुअल है, ध्यान रखना है, बस आपको सीधे क्वेश्चन बनेंगे। फाइन, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांसिंग मॉनसून क्या है कि साउथ वेस्ट विंड जो है, साउथ वेस्ट विंड जो है फ्लोइंग विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और ये साउथ वेस्ट विंड आ कहां से रही होती है, जैसे अरेबियन सी से आ रही होती है, इधर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन से आ रही होती है। तो ये मॉइस्चर लिडन विंड्स होती है, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से आ रही होती है। ये उसी दोस्त की तरह होती है जो दुकान अकेले नहीं जाता है, आपके घर से आपके सामने से निकल रहा होगा तो आपकी कॉलर में हाथ डाल के आपको भी खींच के ले जाएगा। तो वो विंड्स जब आ रही हैं तो अपने साथ में मॉइस्चर लेके आती है, ब्रिंग्स अ टोटल चेंज इन वेदर बिकॉज दीज आर द मॉइस्चर लेडन विंड्स एंड दिस विल ब्रिंग द रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल आ गई, रेनफॉल हो गई। तो अब यहां पे ये वाला पार्ट समझना है आपको कि दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एडवांसिंग मॉनसून सीजन, द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में भी क्या है ना, ऐसा नहीं कि बस गिरे जा रहा है, पानी गिरे जा रहा है। वहां पे क्या होता है ना कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो रिसीव करते हैं, तो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड मे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट में बहुत बारिश होती है, उसका लीवर्ड साइड जो है वहां बारिश उतनी नहीं होगी। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो नॉर्थ इंडिया में बारिश जो हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि वेरिएशन जो है प्रेसिपिटेशन में, इट वेरीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में इधर बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच भी आती है, ट्रैप हो जाती है, खूब बारिश होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। जैसे जैसे वेस्ट जाओगे तो राजस्थान में जो प्रेसिपिटेशन होगा वो सबसे कम होगा, रेनफॉल सबसे कम होगी। ठीक है, तो इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, रीजन टू रीजन क्वांटिटी में भी वेरी करता है कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है। अब टाइम फ्रेम में भी वेरी करता है, जैसे जून में अगर बारिश शुरू हो जा रही है तो ऐसा नहीं कि पूरे जून बारिश ही बारिश होना है। ठीक है, ब्रेक्स होते हैं बीच बीच में, ड्राई और वेट स्पेल होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बारिश 8 दिन पानी गिर गया, 8 दिन सूखा है, जगह सूख गई, आपने सोचा कि अब ठीक है अब सब सूख गया, और बाहर निकले बारिश हो गई, फिर कीचड़ कीचड़ हो गया। तो वो ड्राई और वेट स्पेल जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रेक्स कहा जाता है। मॉनसून हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। द इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ मॉनसून जो है, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि फसल बो दी जाती है और हमें चाहिए कि अब 8 दिन बाद पानी आ जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी 8 दिन बाद पानी नहीं आता है। देयर आर अनसर्टेनिटीज। मॉनसून ट्रफ जो होता है तो दैट कीप्स ऑन शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड। ठीक है, ये ब्रेक के कारण कभी कभी ये भी होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पानी जब चाहिए तब नहीं आता, और कभी कभी नहीं चाहिए तब आ जाता है, तो बाढ़ के कारण नुकसान होता है और सूखे के कारण भी नुकसान होता है। ये हो गया एडवांसिंग मॉनसून। अगला सीजन, लास्ट सीजन जो है वो क्या है, रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मॉनसून ट्रांजिशन सीजन जो होता है। क्योंकि पोस्ट मॉनसून मतलब जैसे क्या है कि अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में बारिश चली गई, अब ठंड जो है तो नवंबर से आएगी, कोल्ड वेदर सीजन जो हमने पहला पढ़ा था। उसके बीच में एक जो पीरियड रहता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, रिट्रीटिंग मॉनसून। अब रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होता है, इट बिगिंस इन अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ। क्या हो रहा है कि आप जैसे अगर आप देखोगे तो अर्थ का ये वाला पोजीशन है सन के टुवर्ड्स, और अब डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन किधर जा रही है, डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी। ठीक है, तो हमारे यहां डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन जब सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी, जब विंटर्स रहेंगे, कोल्ड वेदर सीजन। अब जब अर्थ इस तरफ रोटेट करके आ रहा होता है ना, तो धीरे धीरे अब क्या है, अब ना गर्मी रह गई है और ना ठंड आई है, बीच का ट्रांजिशन सीजन जो है। ठीक है, तो दिस इज मार्क्ड विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ। फाइन, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ लो प्रेशर विथ हाई प्रेशर। लो प्रेशर का रिप्लेसमेंट हो गया विथ हाई प्रेशर।
जो पहले लो प्रेशर था इंडियन लैंडमास पे, और उस लो प्रेशर के कारण ही क्या हुआ था, विंड्स आई थी ऐसी अट्रैक्ट होकर साउथ वेस्ट विंड्स। अब वो लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ सन हो रहा है, तो अब हाई प्रेशर बना। अब हाई प्रेशर बना तो विंड्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। समझ गए ना, विंड्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और ये विंड्स का जो डायरेक्शन चेंज होता है तो इसीलिए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जब हाई प्रेशर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इंडियन लैंडमास पे, और इस तरह से फिर क्या होगा, इस तरह से ये जो रीजन रहेगा, तो इस रीजन में अब रेनफॉल ना होते हुए ड्राई विंड्स चलना चालू होगी, ड्राई विंड चालू चलना होगी। इनफैक्ट क्या होता है कि जैसे जो विंड्स ट्रांजिट करते हुए बे ऑफ बंगाल से होते हुए जाएंगी ना, तो वो फिर भी मॉइस्चर लेके जाएंगी। लैंड सरफेस पे चलते हुए विंड के अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा, जो बे ऑफ बंगाल से जाएगी उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा, और वो मॉइस्चर का प्रेसिपिटेशन होगा यहाँ पे, इस कारण से तमिलनाडु और यहाँ पे बारिश भी होती है, विंटर रेनफॉल। ठीक है, तो हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस आ रही है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, फिनोमेना ऑफ अक्टूबर हीट, यहाँ पे अक्टूबर के टाइम पीरियड में क्या है, देखो अब सूरज साउथवर्ड जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि सूरज साउथवर्ड जा रहा है तो अब बारिश भी नहीं है, सूरज अभी साउथ में गया नहीं है, जा रहा है, तो गर्मी भी है। तो थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलेगा कि गर्मी है लेकिन बारिश हुई है तो नमी है। फाइन, तो इस कारण से क्या होता है, अक्टूबर हीट वाला फिनोमेना इस टाइम पीरियड में फेस करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, ड्यू टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि सन इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, नॉट वेंट टुवर्ड्स द साउथ टिल नाउ। ठीक है, तो उसके चलते क्या होता है कि टेम्परेचर अभी भी हाई है। ठीक है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी क्यों, क्योंकि बारिश हुई तो गीला, नमी, वो सारा है, और उस कारण से एक ऑप्रेसिव वेदर आपको फील होता है अक्टूबर के टाइम पीरियड में, बड़ा चिपचिपा सा, स्टिकी सा। ठीक है, तो वो अक्टूबर हीट वाला जो टाइम पीरियड रहता है ना, दैट इज द वर्स्ट टाइम पीरियड, अक्टूबर हीट। दिस शिफ्ट इन द प्रेशर कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोन। और ये जो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट होती है, बड़ी मजेदार प्रेशर कंडीशन बताता हूं, देखो साइक्लोन 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ऐसे समझना कि हाई प्रेशर लैंडमास पे आ रहा है, इधर लैंडमास पे हाई प्रेशर है, लैंडमास पे हाई प्रेशर है, समुद्र जो है ना वो अभी लो प्रेशर को फील कर रहा है। क्यों लो प्रेशर को फील कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि जमीन जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो जमीन तो अब ठंडी हो गई है फटाफट, क्योंकि साउथवर्ड शिफ्ट हो रहा है सन, लेकिन पानी जो 3-4 महीने में गर्म हुआ था, तो पानी अब धीरे धीरे ठंडा होगा। तो पानी के ऊपर गर्मी के कारण क्या है, लो प्रेशर है, जमीन के ऊपर हाई प्रेशर है। विंड किधर से किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो बे ऑफ बंगाल क्या है, एक ऐसा बे है जो 3 तरफ से लैंडमास से ढका हुआ है, बीच में पानी है, तो तीनों तरफ से हाई प्रेशर विंड चलती है, लो प्रेशर एरिया में सर्कुलेटरी मोशन ले लेती है, एंड दिस सर्कुलेटरी मोशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। और ये साइक्लोन आपको इसी कारण से अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में साइक्लोन आते देखने को मिलते हैं, उस कारण से मौसम बिगड़ता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अलॉन्ग विद देम कम्स द डिस्ट्रक्शन, और जब साइक्लोन आते हैं तो उससे नुकसान भी आता है, डिस्ट्रक्शन भी आता है ड्यू टू साइक्लोन। अब आगे अगर बढ़े, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कैसा होता है, सिंपल बात है कि साइक्लोन हैवी रेनफॉल होती है ईस्टर्न कोस्ट पे खास करके, ठीक है, स्टॉर्म्स चलते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। अब अगर हम बात करें, अब ये फैक्चुअल है पूरा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है रेनफॉल का, तो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो बात करें, चारों सीजन देख लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है रेनफॉल का, तो इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, रीजन टू रीजन। तो द रेनफॉल ओवर इंडिया इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाउ अनइवनली, तो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो होता है, तो यहां पे क्या होता है, बहुत बारिश होती है 400 सेंटीमीटर तक। क्यों, क्योंकि मैंने बताया वेस्टर्न कोस्ट जो है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो माउंटेन्स है, वेस्टर्न घाट, ये जो मतलब रेन लेडन क्लाउड्स आ रहे हैं, विंड्स आ रही है ना, उसको रोक लेते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट पे क्या हो रहा है, वेस्टर्न घाट पे खूब बारिश हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में मॉइस्चर लेडन विंड जो होती है उसको कैप्चर कर लिया जाता है, तो वहां पे खूब बारिश हो रही है। लेकिन वहीं आप जिस देखोगे वेस्टर्न घाट जैसे वेस्टर्न राजस्थान और एडजॉइनिंग रीजन जो है, तो वहां बारिश कम होती है, वहां तक मॉइस्चर पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हो रही है। ठीक है, रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, जो मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड रहेगा, तो लीवर्ड साइड पे भी रेनफॉल कम है। फिर वही लद्दाख वाले रीजन में चले जाओगे, ठीक है, तो लद्दाख वाले रीजन में बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे यहां माउंटेन्स हैं, तो लद्दाख माउंटेन के भी नॉर्थ में है, तो यहां तक ये माउंटेन्स विंड्स को जाने नहीं देते, तो लद्दाख में भी बारिश कम है। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। बाकी पूरे पार्ट में रेनफॉल ही होती है, लेकिन हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होने लगती है, डिपेंड्स ऑन दी एल्टीट्यूड। तो प्रेसिपिटेशन में भी वेरियस टाइप है और रेनफॉल में भी वेरियस टाइप है। ठीक है,
along with the uneven distribution the annual rainfall is highly variable. uneven distribution तो है ही रेनफॉल का, एनुअल रेनफॉल भी हाईली वेरिएबल है, किसी साल में खूब बारिश होती है, किसी साल में बारिश कम होती है. तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वेरीज ओवर द टाइम एंड स्पेस, ठीक है, एंड वेरीज इन द क्वांटिटी आल्सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फाइन. अब अगर हम जिसे देखें ना, तो चलो भाई साहब बहुत बढ़िया कहानी रही, ये मैंने बता दिया कैसे वो वेरी करती है कि हर साल सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होता ना, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स. अब अगर हम आगे बढ़े, लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक क्या है, आई नो वन शॉट था, आई ट्राइड टू कंप्रेस इट एज मच एज आई कैन, लेकिन जहां डिटेल एक्सप्लेनेशन है वहां तो देना ही पड़ेगा. मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड. तो अब मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड की अगर बात करें, सिंपल क्वेश्चन बनता है ये 5 नंबर में कि मॉनसून आपको यूनिफाई कैसे करता है. तो थ्रू आउट द कंट्री एक साथ हमारे काम, एक साथ हमारे फेस्टिवल्स जो है वो मॉनसून से एसोसिएटेड है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग कि एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह मॉनसून ऐसे रोल प्ले करता है कि इट कनेक्ट्स अस, इट बाइंड्स अस, ठीक है. तो फिजिकल फीचर जो है हमारे, फिजिकल फीचर जो है, तो आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि हिमालयस उसका नदर्न मोस्ट एक्सटेंट हो गया, ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हिल्स हो गई है, और इतने पूरे पार्ट में एक साथ मानसून का इंपैक्ट आपको फील होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन इतने पूरे पार्ट में. तो हमारे फिजिकल फीचर के अंदर ही है वो, हमारी फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर ही है. तो दिस इज हाउ इट यूनिफाइज अस, ठीक है, हेल्प्स द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. और हमारा फिजिकल फीचर जो है ना, वही मॉनसून को हम तक सीमित रखने के लिए कोशिश करता है. अगर मान लो हिमालय नहीं होते तो फिर तो मॉनसून का मजा चाइना भी ले रहा होता है, शायद हम ले ही नहीं पाते, ठीक है. तो केस क्या हो रहा है ना कि मॉनसून हमारे को ऐसे यूनिफाई करता है कि वो हमारे फिजिकल फीचर्स की एक्सटेंट में है और हमारे फिजिकल फीचर्स के अंदर है, और हमारे फिजिकल फीचर्स उससे प्रेरित करते हैं कि वो हमारे तक ही सीमित रहे मॉनसून, ठीक है. फिर क्या है, दिस लीड्स टू अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन. और इन फिजिकल फीचर्स के कारण सीजन्स आते हैं, तो मॉनसून आता भी है और जाता भी है, तो वो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड आपको देखने को मिलता रहता है, ठीक है. मॉनसून कैसे यूनिफाई करा, तो ये पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि द एंटायर फिनोमेना सच एज लैंडस्केप, एनिमल एंड प्लांट लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द मॉनसून. जैसे अगर आप देखेंगे बारिश आती है, फसलें बोई जाती है, ठीक है, प्रकृति में एक बदलाव आता है, ठीक है. जैसे अगर समर्स की टाइम पीरियड करें तो सब कुछ बंजर सा हो जाता है, तो वो वापस से एक लाइफ सेट इन होती है विद द हेल्प ऑफ मॉनसून. होल एग्रीकल्चरल कैलेंडर डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, ठीक है. हर किसान, चाहे वो कहीं का भी किसान हो, भारत का किसान मतलब किसी भी रीजन का हो, एक टक देखता है कि बारिश आएगी जब उसका काम शुरू होगा, ठीक है. द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल रिवॉल्व्स अराउंड द मॉनसून. तो बारिश खत्म होती है, उसके बाद में ये जो टाइम पीरियड होता है नवंबर से, गणेश जी, दुर्गा जी, दशहरा, दिवाली, तो ऑल द फेस्टिवल्स रिवॉल्व अराउंड द सीजन मॉनसून के आसपास. होल कंट्री ईगरली वेट फॉर द अराइवल ऑफ मॉनसून एंड दिस इज हाउ the monsoon acts as a unifying bond. It provides water to river ponds which unites the whole nation. अब जैसे नदियां जो है ना, तो वो नदी तो उत्तराखंड से लगा के वेस्ट बंगाल तक जोड़ रही है गंगा सभी को, ठीक है. तो उस पूरी गंगा में पानी मॉनसून से आ रहा है एक तरह से, ठीक है. साउथ इंडियन रिवर्स में पानी मॉनसून से आ रहा है. तो दिस इज हाउ मॉनसून यूनिफाइज अस. तो दिस वाज द अमेजिंग लवली चैप्टर. आई होप यू पीपल एंजॉयड इट. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे. यू पीपल कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स. अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं. आई होप यू पीपल एंजॉयड द चैप्टर. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो. Signing off with this, together we can, we will. Thank you very much.